सो हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके मई 24 और नवंबर 24 सीए इंटर इनकम टैक्स एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, और वो है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियोस। ठीक है, तो आज से हम लोग एक एक पार्ट डालना शुरू कर देंगे ऑफ आवर कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वीडियोस फ्रॉम आवर कलर्ड नोट विच इज आवर इजी नोट्स फॉर मई 24 एंड नवंबर 24 एग्जाम्स। अब आप लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए? हम लोगों ने क्लास में इनकम टैक्स बहुत अच्छे से कर लिया है एक बार, और हमने क्लास में ही उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया है। उस पर लगभग 300 साढ़े 300 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। ये सब कुछ हमने क्लास में तो कर लिया। अब रिवीजन की बारी आती है, अब आपको सेल्फ स्टडी करने की बारी आती है, तब जाकर आपको ये वीडियोस बहुत काम आएंगे। आपको अपनी किताब खुली रखनी है, ये वीडियोस को सुनते रहना है, सुनते रहना है, सुनते रहना है और सुनते ही रहना है अगले कुछ महीनों तक, आपके एग्जाम तक। जितनी बार सुनोगे उतनी बार चीजें रिटेन होगी। इनकम टैक्स में आपको चीजें याद करनी होती है। बहुत सारी चीजें लॉजिक से याद हो जाती है, लेकिन बहुत सारी लिमिट्स होती है, अमाउंट्स होते हैं, परसेंटेजेस होते हैं, कंडीशंस होते हैं जो आपको एज ए स्टूडेंट याद करने पड़ेंगे। तो तब जाकर आपको टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। आपको मेरे लेक्चर्स से मदद मिलेगी, आपको चीजें रिटेन होने में आसानी हो जाएगी, रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, आज से हम लोग अपना ये रिवीजन वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। ये रिवीजन वीडियो विल बी कंप्लीट इन हिंदी विद सम इंग्लिश। मोस्टली ये हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा, जिसमें ज्यादा मैं हिंदी का प्रयोग करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज हम अपना पहला पार्ट शुरू करते हैं, और वो है सबसे पहले आज हम लोग सबसे बड़े टॉपिक के ऊपर जाएंगे, एंड दैट इज बिजनेस एंड प्रोफेशन। आज सबसे पहले हम लोग बिजनेस एंड प्रोफेशन का रिवीजन शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले सब लोग आ जाओ अपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। अब बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसका नाम है, बड़ा नाम है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये शुरू होता है सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 डीबी तक। ये 15 16 17 सेक्शन जितने भी है, ये सारे के सारे पीजीबीपी से रिलेटेड है। अब किसी भी हेड ऑफ इनकम के अंदर, आप सभी को पता है देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स लॉ। अब किसी भी हेड ऑफ इनकम के अंदर सबसे पहला सेक्शन जो होता है वो चार्जिंग सेक्शन होता है। तो अगर आप सैलरी का पहला सेक्शन दे दो, एचपी का पहला सेक्शन देख लो, पीजीबीपी का पहला सेक्शन देख लो, कैपिटल गेन्स का पहला सेक्शन देख लो, या आप आईएफओएस का पहला सेक्शन देख लो, पहला सेक्शन किसी भी हेड ऑफ इनकम का क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन। तो पीजीबीपी का पहला सेक्शन क्या है? चार्जिंग सेक्शन है। तो क्या कहता है चार्जिंग सेक्शन? अब पीजीबीपी में दो किस्म के चार्जिंग सेक्शन है, एक है जनरल चार्ज, एक है स्पेशल चार्ज। जो केसेस जनरल चार्ज में फिट नहीं होते हैं, सरकार ने उनके लिए स्पेशल चार्जिंग सेक्शन बनाया है। तो हम लोग एक एक करके सबसे पहले जनरल चार्ज के बारे में बात करेंगे। जनरल चार्ज क्या बोलता है सेक्शन 28(1) के अंदर कि आपको प्रॉफिट्स एंड गेन्स कमाना पड़ेगा, बिजनेस करके कमाना पड़ेगा, प्रोफेशन करके कमाना पड़ेगा। कौन कमाएगा? असेसी कमाएगा। कब कमाएगा? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब अगर आपका केस इस जनरल चार्ज में फिट नहीं होता है, तो फिर आपके लिए यहां पर कुछ स्पेशल चार्जिंग सेक्शंस भी है, वो आपको देखने पड़ेंगे एक एक करके। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम लोग आज जनरल चार्ज के बारे में बात करेंगे। जनरल चार्ज के अंदर क्या आता है सर? अपने को अभी एक एक शब्दों का मतलब समझना पड़ेगा। सबसे पहले बिजनेस का मतलब क्या होता है? देखो, बिजनेस का मतलब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से तो डिफाइन नहीं किया, लेकिन बोला है बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर इन द नेचर ऑफ एडवेंचर। अगर आप कोई भी ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चर करते हो जिसमें किसी किस्म का एडवेंचर हो, रिस्क हो, तो उसको आप बिजनेस बोल सकते हो। उसी तरीके से प्रोफेशन का मतलब क्या है? सेक्शन 236 में डिफाइंड है। प्रोफेशन का मतलब होता है वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है किसी भी किस्म का स्किल, कोई कला, जिसके लिए डिग्री हो या डिग्री नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके जनरल चार्जिंग सेक्शन के अंदर दिया गया है। तो ये आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस मतलब ये, प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब ये। आपको कभी भी करना है, पूरे साल में आप कभी भी करो, आपको उसके ऊपर क्या लग जाएगा? आपको उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अब प्रॉफिट्स एंड गेन्स का मतलब क्या होता है? देखो, उसके लिए अपने को अगले पेज पे आना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक दिए। सबसे पहले, अगर आपको जनरल चार्जिंग सेक्शन में किसी पीजीबीपी को चार्ज करना है, तो प्रॉफिट आपका रेवेन्यू होना जरूरी है, कैपिटल प्रॉफिट नहीं चलेगा। ठीक है, लीगल इलीगल दोनों बिजनेस से प्रॉफिट आएगा, दोनों टैक्सेबल है। कैश में आएगा, काइंड में आएगा, फर्क नहीं पड़ता है। रियल प्रॉफिट होना चाहिए, नोशनल प्रॉफिट नहीं चलेगा, डीम प्रॉफिट नहीं चलेगा। अगर डीम प्रॉफिट को चार्ज करना है तो अलग से सेक्शन बनाना पड़ेगा, लाइक 4480, 4480A, 44AE, जो हमने आगे जाकर प्रिजम्पटिव इनकम के चैप्टर में देखा है। जरूर आज के सेशन में वो भी देखेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर ये आपका चार्जिंग सेक्शन है। अब अगर आप इसमें फिट नहीं होते हो, इसमें आप फिट नहीं होते हो, तो आप क्या करोगे? तो आपको जनरल चार्जिंग को छोड़कर स्पेशल चार्जिंग सेक्शन में आना पड़ेगा। अब यहां पर अलग अलग किस्म के केस है। सबसे पहला केस, अगर एक आदमी दूसरे आदमी को कुछ पैसा देता है और बोलता है कि भाई ये बिजनेस मत कर, ये बिजनेस में मत आ, इसके लिए इतना पैसा ले ले, तो ये सामने वाले के हाथ में पीजीबीपी इनकम माना जाएगा। ठीक है,
जैसे मैंने आपको क्लास में एग्जांपल दिया था कि मुकेश अंबानी ने अनिल अंबानी को पैसा दिया और इतना पैसा दिया कि भाई आप इस बिजनेस में मत आना जो बिजनेस मैं करता हूं, तो वो पैसा देगा तो वो अनिल अंबानी के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। और मुकेश अंबानी को 194J में उसका टीडीएस काटना पड़ेगा 10% पर, अगर सामने वाला बंदा रेजिडेंट है तो, क्योंकि 194J सिर्फ रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। तो मुकेश अंबानी सामने वाले का टीडीएस काटेंगे, पेयर पेई का टीडीएस काटेगा 10% पे, ठीक है। सेकंड स्पेशल चार्जिंग सेक्शन, अगर आप बिजनेस में किसी को भी कोई बेनिफिट या परक्विजिट देते हो, अगर आप अपने कस्टमर से बहुत खुश हो या अपने सप्लायर से बहुत खुश हो, तो उसको आपने खुशी से कोई घड़ी गिफ्ट कर दी, कोई सामान गिफ्ट कर दिया, कुछ पैसा दे दिया, कोई फॉरेन ट्रिप दे दी, कोई आईफोन दे दिया, कोई मैकबुक दे दिया, कोई और चीज दे दी, कोई महंगा बैग दे दिया, तो आपको सामने वाले के हाथ में वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां पर एक कंफ्यूजन था कि सामने वाले को जो मैं बेनिफिट और परक्विजिट दे रहा हूं वो कैश में होना चाहिए या काइंड में होना चाहिए या दोनों चलेगा। तो फाइनेंस एक्ट 23 ने अमेंडमेंट किया है कि भाई उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो काइंड में भी हो सकता है, वो कैश में भी हो सकता है, वो पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड में भी होगा तो भी वो टैक्सेबल हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं जो आपको परक्विजिट मैं हमेशा क्लास में बोलता था कि आप लोग सी इंटर पास हो जाओगे तो आप खुशी से मुझे कुछ ना कुछ देने वाले हो, ठीक है, रोलेक्स वोलेक्स शायद देने वाले हो, तो वो मेरे हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे बिजनेस के अंदर बेनिफिट या परक्विजिट मिला है, तो बिजनेस में जो भी बेनिफिट या परक्विजिट मिलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। कि मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा कैसे होता है सर, क्या टैक्सेबल होता है वो? यस, डिपेंड करता है किसके हाथ में मिल रहा है। अगर एम्प्लॉयर को मिल रहा है तो फिर वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉई को मिल रहा है तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, और अगर एम्प्लॉई के घर वालों को मिल रहा है नॉमिनी को तो आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ इनकम्स है, अगर आप एक्सपोर्ट एसएससी हो और अगर आप कोई आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस है वो आप सेल करते हो, उस पे प्रॉफिट आता है तो वो भी पीजीबीपी इनकम है। अगर आपको कस्टम्स के अंदर ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, कस्टम ड्यूटी आप पहले भरते हो, इंपोर्ट करने पर ड्यूटी भरते हो, फिर एक्सपोर्ट करने पर आपको क्या होता है, उसका रिफंड मिल जाता है, तो वो जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है वो भी आपकी पीजीबीपी इनकम है। उसके बाद अगर आपको सरकार से कोई कैश असिस्टेंस मिलता है फॉर एक्सपोर्ट, सरकार बोलती है आप इतना एक्सपोर्ट करो हम आपको इतना पैसा देंगे, तो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो सरकार आपको पैसा देती है तो वो भी आपके हाथ में क्या है, पीजीबीपी इनकम के तौर पर टैक्सेबल है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप बिजनेस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई टर्मिनेशन करते हो, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हो, या तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करते हो, चेंज करते हो और सामने वाला फिर आपको पैसा देता है, ठीक है। आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया सप्लायर के साथ, सप्लायर बोलता है मैं माल सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया या सप्लायर ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, मॉडिफाई करने बोला, उसके लिए वो आपको कंपेंसेशन दे रहा है, आपके हाथ में टैक्सेबल है, ठीक है। यही सेम चीज अगर एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे मिलेगी तो वो चली जाएगी आईएफओएस के अंदर, और बिजनेस के टाइम पे मिलेगी तो वो चली जाएगी पीजीबीपी के अंदर। तो अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन या टर्मिनेशन होता है तो वो चला जाएगा आईएफओएस, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में कोई मॉडिफिकेशन टर्मिनेशन होता है तो वो चला जाएगा पीजीबीपी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका चार्जिंग सेक्शन है, एक जनरल चार्जिंग सेक्शन, एक स्पेशल चार्जिंग सेक्शन। स्पेशल चार्जिंग सेक्शन का एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंस है, देखो अगर आपको स्पेशल चार्जिंग सेक्शन पीएनएल के क्रेडिट साइड पर दिखते हैं तो उनको रहने दो, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ पीएनएल, उसको प्रॉफिट में रहने दो, वो पीजीबीपी का पार्ट है, उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एक बार ये पता चल गया कि आपकी इनकम पीजीबीपी इनकम है, तो अगला सवाल क्या होता है, किसी भी हेड ऑफ इनकम में आपका अगला सवाल होता है हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम। पीजीबीपी इनकम को कंप्यूट कैसे करेंगे, तो सरकार बहुत सिंपल शब्दों में सेक्शन 29 में बोलती है, सेक्शन 30 से 43D पढ़ लो। सेक्शन 30 से 43D के अंदर क्या दिया गया है, सारे डिडक्शंस दिए गए, सारे डिसअलावेंसेस दिए गए, कौन कौन से खर्चे सरकार को अलाउड है, कौन कौन से खर्चे सरकार अलाउड नहीं करती है, वो सारी बातें की गई है सेक्शन 30 से लेकर 43D के बीच में। अब उससे पहले आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। देखो ये सब एडलेस तो कहानी बात की बात है, उससे पहले एक बुक्स तो बनाना पड़ेगा ना, पीएनएल बनाना पड़ेगा। पीएनएल कैसे बनाओगे, सरकार बोलती है सेक्शन 145 के हिसाब से पीएनएल बनाओ, और अगर आप पीजीबीपी या आईएफओएस कोई भी एसएससी हो, पीजीबीपी वाले हो या आईएफओएस वाले हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मर्केंटाइल फॉलो करो जो आपका अक्रूवल सिस्टम है, या आप कैश फॉलो करो जो आपका कैश सिस्टम है। रेगुलरली फॉलो करना, ईयर टू ईयर बेसिस पे आप चेंज करना अलाउड नहीं है। मर्केंटाइल फॉलो करना, अक्रूवल फॉलो करना, अक्रूवल फॉलो करो, कैश फॉलो करना है, कैश फॉलो करो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे करना, उसको हर साल चेंज नहीं कर सकते हो। तो अब यहां से हमारा एक्चुअल में पीजीबीपी शुरू हो जाता है, हमारे सारे डिडक्शंस। सबसे पहले मैंने सारे डिडक्शंस को 30 to 37 में सेग्रीगेट किया है। सेक्शन 30 से 36 जो डिडक्शन है वो स्पेसिफिक डिडक्शन है। स्पेसिफिक मतलब सबका अपना एक नाम है, सब अपने में एक इंडिपेंडेंट डिडक्शन है। 37(1) जो है वो जनरल डिडक्शन है, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 37(1), जो पहले 6-7 सेक्शन में नहीं आ सकता है वो 37(1) में आ जाएगा। अब स्पेसिफिक डिडक्शन में भी दो कैटेगरी है बेटा, एक जो सबके लिए अवेलेबल है, ऑल असेसीज कैन एंजॉय दैट, और एक जो कुछ सेक्टर्स के लिए अवेलेबल है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च करते हो, होटल बनाते हो, हॉस्पिटल बनाते हो, पाइपलाइन बनाते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ही आपके लिए अवेलेबल है, नहीं तो आपके लिए अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर 30 to 36 में भी दो कैटेगरी है, जो सबके लिए अवेलेबल है और जो कुछ सेक्टर्स के लिए अवेलेबल है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करने, वैसे तो पूरा चैप्टर हम लोग इस रिवीजन वीडियो में खत्म करेंगे 1-1.25 घंटे के अंदर, लेकिन आज सबसे पहले जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा डेप्रीसिएशन, ठीक है। अब इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन बहुत बड़ा डिडक्शन है।
इनफैक्ट पूरे पीजीबीपी का सबसे बड़ा डिडक्शन डेप्रीसिएशन ही है, डेप्रीसिएशन से बड़ा कोई भी डिडक्शन नहीं है। अब डेप्रीसिएशन के अंदर चार किस्म के डेप्रीसिएशन है। एक तो है सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 नॉर्मल डेप्रीसिएशन अंडर द ब्लॉक स्कीम, जो डब्ल्यूडीवी मेथड के हिसाब से आपको डेप्रीसिएशन देता है। अब उसी का छोटा भाई है ये 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 है, एडिशनल डेप्रीसिएशन अंडर द ब्लॉक स्कीम, ये इसी का छोटा भाई है, इसी के साथ साथ चलता है, ठीक है। थर्ड वन और फोर्थ वन हम लोग बाद में देखेंगे एकदम एंड ऑफ दिस सेशन। दैट इज 3211 एंड 3213, ये दोनों एसएलएम वालों के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड पावर जनरेटिंग असेसीज को गवर्नमेंट ऑप्शन देती है। देखो जो पावर जनरेटिंग और पावर ट्रांसमिशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाले असेसी है ना, उनको गवर्नमेंट दो ऑप्शन देती है, या तो आप डब्ल्यूडीवी फॉलो कर लो ब्लॉक के हिसाब से, या तो आप एसएलएम फॉलो कर लो इंडिविजुअल एसेट के हिसाब से। जो फॉलो करना है फॉलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों अलाउड है, ठीक है। उनके लिए बस ये दो ऑप्शन है, दोनों में से जो ऑप्ट करना है वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करने वाले, ये वाला नॉर्मल डेप्रीसिएशन अंडर द ब्लॉक स्कीम डब्ल्यूडीवी मेथड। अब डेप्रीसिएशन क्लेम करने की कुछ कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन असेसी का ओनर होना जरूरी है। ओनर के बगैर डेप्रीसिएशन कैसे क्लेम करोगे? सर ओनर मतलब क्या? ओनर का मतलब सरकार ने बोला है बेनिफिशियल ओनर, लीगल ओनर यहां पर नहीं कवर्ड है। जिसका पेपर पे नाम है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बेनिफिशियल ओनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली रजिस्ट्रेशन टाइटल ये सब इररिलेवेंट है, ठीक है। मान लो मैंने घर खरीद लिया, घर मेरा हो गया, अब उसको रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्मेलिटी है, वो करते रहेंगे हम लोग आराम से, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है जब तक मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाऊंगा तब तक मैं उसका ओनर नहीं हूं। तुमने पैसा दे दिया, घर में रह रहे हो, आराम से एंजॉय कर रहे हो, प्रॉपर्टी आपकी है वो, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन करते रहना, वो एक फॉर्मेलिटी है। सेकंड, हायर परचेस और लीज के केस में कौन डेप्रीसिएशन क्लेम करेगा? मान लो मेरा बिजनेस है लीज ट्रांजैक्शन करने का, किराए पे देने का मेरा बिजनेस है, तो इन दैट केस लेसर विल क्लेम डेप्रीसिएशन, ऐसा सीबीडीटी बोलता है 2001 के अंदर एक सर्कुलर लाकर। और हायर परचेस के केस में हायर परचेजर जो परचेस करता है वो क्लेम करेगा, ऐसा सीबीडीटी ने सर्कुलर लाया 1943 में। अब आप में से बहुत से लोग बोलोगे सर इनकम टैक्स एक्ट ही 1961 में आया, तो 1943 में आप कैसे सर्कुलर ला सकते हो? देखो ये गलत फहमी है। 1943 में सर्कुलर इसलिए ला सकती है क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पहली बार नहीं आया है, 1860 में पहली बार आया था, फिर 1874 में दूसरी बार, फिर 1884 में तीसरी बार, फिर 1886 में चौथी बार, फिर 1918 में पांचवी बार, फिर 1922 में छठी बार, और फिर 1961 में सातवीं बार। तो 7 बार इनकम टैक्स लॉ आ चुका है हमारे भारत देश के। पुराने भारत जो हमारा पुराना भारत था 1947 के पहले वाला, आजादी के पहले वाला, और आजादी के बाद वाले भारत में, दोनों मिलाकर, ठीक है। नेक्स्ट सर डेप्रीसिएशन क्लेम करने के लिए एसेट यूज करना भी जरूरी है, डेफिनेटली यूज करना जरूरी है। सर यूज का मतलब क्या होता है? यूज मतलब एक्टिव यूज भी चलेगा, पैसिव यूज भी चलेगा। सर पैसिव यूज का मतलब क्या होता है? पैसिव यूज मतलब आप इमरजेंसी के लिए कुछ ला के रखते हो। मिसाल के तौर पर आईपैड मेरे पास एक पड़ा हुआ है, अभी मैं इसका एक्टिव यूज कर रहा हूं। एक आईपैड मेरे पास स्पेयर में पड़ा हुआ है, वो मैं पैसिव यूज कर रहा हूं, क्योंकि कभी कभी हो सकता है ये आईपैड ना चले, इसकी बैटरी खत्म हो जाए, ये खराब हो जाए, कुछ ना कुछ हो सकता है, तो मेरे पास स्पेयर में कुछ ना कुछ होना चाहिए। इमरजेंसी के लिए जो सामान आप बिजनेस में रखते हो उसे बोला जाता है पैसिव यूज, पैसिव यूज, पैसिव यूज, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ, दैट इज ब्लॉक का मतलब क्या होता है? देखो इनकम टैक्स बोलता है एक एक सिंगल असेट पे डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करने का, असेट का ग्रुप बनाओ, ब्लॉक बनाओ और फिर उस पे डेप्रिसिएशन क्लेम करो। सर ग्रुप कैसे बनेगा? सेक्शन 2 क्लॉज 11 के हिसाब से ग्रुप बनाते समय आपको केयरफुल रहना है, सिमिलर कैटेगरी ऑफ असेट लेना है विद सिमिलर रेट ऑल्सो, रेट भी सेम होना चाहिए, कैटेगरी भी सेम होना चाहिए, रेट भी सेम। सारी प्लांट एंड मशीनरी साथ आएगी लेकिन रेट भी सेम होना चाहिए, सारी फर्नीचर साथ में आएंगे लेकिन रेट भी सेम होना चाहिए, सारे इंटेंजिबल असेट साथ में आएंगे लेकिन रेट भी सेम होना चाहिए, सारी बिल्डिंग साथ में आएंगे लेकिन रेट भी सेम होना चाहिए। अब देखो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है तो प्लांट आप 15% पे डेप्रीशिएट करोगे, मशीनरी आप 15% पे डेप्रीशिएट करोगे, फर्नीचर आप 10% पे डेप्रीशिएट करोगे और बिल्डिंग आप 10% पे डेप्रीशिएट करोगे, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है। और इंटेंजिबल असेट आप 25% पे डेप्रीशिएट करोगे और गुडविल पे आपको डेप्रीशिएशन नहीं मिलेगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2020-21। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पहले गुडविल पे डेप्रीशिएशन मिलता था 25%, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से गवर्नमेंट ने उसको मना कर दिया, ठीक है। तो ये केयरफुल रहना। अब इसके अंदर भी आपको एक ट्विस्ट बहुत ध्यान रखना होगा, अगर आप असेट खरीदते हो और उसको 180 दिन से कम यूज करते हो, मतलब 179, 178, 177 डेज तक यूज करते हो, तो सारे रेट आपके हाफ हो जाएंगे, ठीक है। और 180 दिन या उससे ज्यादा यूज करते हो, 180 दिन एग्जैक्टली या उससे ज्यादा, देखो बराबर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 180 डेज, तो आपको फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। केयरफुल रहना, ठीक है। अब ये जो मैंने रेट्स बताया, अगर कुछ नहीं बोला है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग बस ऐसा लिखा है तो ये रेट लेना है। अब यहां पर कुछ स्पेशल रेट से आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। सबसे पहला स्पेशल रेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 5% डेप्रिसिएशन है, अगर केयरफुल रहना। अगर एग्जाम में ऐसा लिखता है इंस्टीट्यूट रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो 5%, अगर इंस्टीट्यूट ऐसा लिखता है टेम्पररी स्ट्रक्चर तो आपको 40% लेना पड़ेगा। मोटर कार के लिए बाय डिफॉल्ट 15%, लेकिन अगर आपका बिजनेस है ऑफ रनिंग द मोटर कार ऑन हायर लाइक उबर, ओला, और अगर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हो तो आपको 15% एक्स्ट्रा मिलेगा, 30%। तो 15% नॉर्मली और 15% एक्स्ट्रा 30% मिल जाएगा अगर हायर बिजनेस में हो। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, ये डेट को आप दिमाग में अच्छे से गुदवा लो, अच्छे से बिठा लो, हाथ पे गुदवा लो, जहां गुदवाना है गुदवाओ।
23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा और पुट टू यूज किया, 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में अगर मोटर व्हीकल खरीद के यूज किया, तो आपको उसका डेप्रिसिएशन 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब ये जो नॉर्मल 15 है वो 30 हो जाएगा और 30 45 हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40%, मोबाइल फोन और ईपीबीएक्स जो है, ईपीबीएक्स जो कंपनीज के अंदर इंटरकॉम सिस्टम होता है टेलीफोन का, उसको ईपीबीएक्स बोलते हैं। मोबाइल फोन और ईपीबीएक्स के ऊपर आपको 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा। बाकी विंड मिल, प्रोफेशनल बुक्स, एयरक्राफ्ट, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट विल बी ऑल डेप्रिशिएटेड एट व्हाट 40%। और शिप्स आपका कितने पे डेप्रिशिएट हो जाएगा? 20% पे डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो ये कुछ रेट्स है जो आपको दिमाग में रखने होंगे। मेरे हिसाब से आप सबको याद हो गया, मैंने क्लास में याद करवा दिया था आपको लगभग। डेप्रिसिएशन कब हाफ हो जाएगा मैंने आपको बता दिया। अगर आपने एसेट खरीदा और उसको 180 दिन से कम यूज किया तो डेप्रिसिएशन हाफ हो जाएगा, 180 दिन या उससे ज्यादा यूज किया तो डेप्रिसिएशन फुल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग ये सब डिफाइंड है? देखो ये सब तो डिफाइंड नहीं है, सिर्फ प्लांट डिफाइंड है सेक्शन 43 सब सेक्शन 3 के अंदर, जिसमें कुछ चीजें आती है कुछ चीजें नहीं आती है। जैसे प्लांट में गवर्नमेंट ने बोला शिप आती है, व्हीकल आती है, बुक्स आता है, साइंटिफिक अपैरेटस आता है, सर्जिकल इक्विपमेंट आता है। प्लांट में कुछ चीजें नहीं आती है, जैसे टी बुशेस नहीं आएगा, लाइव स्टॉक नहीं आएगा, बिल्डिंग नहीं आएगा, फर्नीचर एंड फिटिंग प्लांट के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन टू रिमेंबर, तो इसको जाने दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम, डेप्रिसिएशन हम कब क्लेम कर सकते हैं? ब्लॉक के अंदर देखो दो कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगा अगर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है। पहला, 31 मार्च को दो चीज चेक करना है, आपका जो अमाउंट कॉलम है वो पॉजिटिव होना चाहिए, अमाउंट में कम से कम 1 रुपया तो होना चाहिए, और क्वांटिटी कॉलम के अंदर कम से कम आपका एक क्वांटिटी तो होना चाहिए। जैसे यहां पर देखो लास्ट डे पर आपके पास क्वांटिटी में 2 असेट है, अमाउंट में 2 लाख है, तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यहां पर आपके लास्ट डे पास क्वांटिटी में 1 है लेकिन अमाउंट नेगेटिव है तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यहां पर लास्ट डे पर आपका अमाउंट तो पॉजिटिव है लेकिन क्वांटिटी 0 है तो आपको फिर से डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, चेक कर लो यहां पर, ठीक है। तो नेक्स्ट अगली चीज क्या है? इज इट मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन? यस, डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हो तो भी क्लेम करना पड़ेगा, नहीं चाहते हो तो भी क्लेम करना पड़ेगा। इसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है ना। अब WDV पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, यहां पर SLM पे तो मिलने नहीं वाला है। तो WDV का मतलब क्या होता है? WDV का मतलब सेक्शन 43(6) में डिफाइंड है, और WDV का मतलब है एक्चुअल कॉस्ट रिड्यूस बाय डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। जो भी डेप्रिसिएशन आपको एक्चुअली अलाउ हुआ है उतना माइनस कर दो, ठीक है। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा डेफिनेशन है, जो भी आपका कॉस्ट है उसमें से आप एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, जो आपको अलाउ हुआ है वो आपको मिल जाएगा WDV, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे स्पेशली एक बिजनेस है, आपको पता है जहां पर पार्शियली एग्रीकल्चर होता है, पार्शियली बिजनेस होता है। स्पेशली हमने आगे जाकर एग्रीकल्चर के चैप्टर में पढ़ा था कि आपका अगर पार्शियल बिजनेस टी का है, टी ग्रो भी करते हो, टी मैन्युफैक्चर भी करते हो, रबर ग्रो भी करते हो, रबर मैन्युफैक्चर भी करते हो, और कॉफी ग्रो भी करते हो, कॉफी मैन्युफैक्चर भी करते हो, तो आपका पार्शियल बिजनेस एग्रीकल्चर है और पार्शियल बिजनेस आपका क्या है? टैक्सेबल है, ठीक है। तो वैसे केस में WDV कैसे निकालोगे? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि वैसे केस में WDV वैसे ही निकालने का जैसे निकालते हो, ठीक है। उसमें कुछ अलग चीज नहीं है, कोई अलग फॉर्मेट नहीं है। 100 रुपए का असेट खरीदा, 15% डेप्रिसिएशन है, 15 रुपया माइनस करो, 85 रुपीज आपका WDV आ गया। उसमें ये नहीं सोचने का कि 40% टैक्सेबल है, 60% एग्जेम्प्ट है, वो सब करने की जरूरत आपको यहां पर नहीं है, ये बोला गया यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट 2020 से 1 अप्रैल 2020 से आपको गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये यहां पर बोला गया है कि 1 अप्रैल 2020 के पहले तक आपको गुडविल पे डेप्रिसिएशन मिलता था, अब से आपको गुडविल पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो जो 1 अप्रैल 2020 की आपकी जो WDV होगी इंटेंजिबल एसेट की, इंटेंजिबल एसेट की जो WDV होगी उसमें से जो गुडविल की WDV है वो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर पूरा मैंने एक इलस्ट्रेशन लिखवाया हूं क्लास के अंदर, आप चेक कर लेना उसको, कि 1 अप्रैल 2020 की जो आपकी इंटेंजिबल एसेट की WDV होगी उसमें से जो गुडविल पोर्शन है, गुडविल की जो WDV है उतना आपको उसमें से माइनस कर देना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले सेक्शन की तरफ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ, दैट इज सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 है, जो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो मिलेगा, या पावर जनरेशन पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो मिलेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मुझे नई प्लांट एंड मशीनरी, न्यू प्लांट एंड मशीनरी अक्वायर, इंस्टॉल और यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे नई प्लांट एंड मशीनरी खरीद के इंस्टॉल करके उसको यूज करना पड़ेगा, तो मुझे गवर्नमेंट 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन दे देगी, ठीक है। नॉर्मल भी मिलेगा, हाँ नॉर्मल भी मिलेगा, उसके ऊपर ओवर एंड अबाउट 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। हर साल मिलता रहेगा? नहीं, ये वन टाइम बेनिफिट है, वन टाइम बेनिफिट है, वन टाइम बेनिफिट है, ठीक है। क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन भी WDV से माइनस होगा? यस, ये भी WDV से माइनस होगा, ब्लॉक से माइनस होगा आपकी WDV डिटरमाइन करने के लिए। सर मैंने करंट ईयर में असेट खरीदा, न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, 180 दिन से कम यूज किया, तो क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ हो जाएगा, 20 के बदले 10? द आंसर इज यस, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी 50% होगा। सर बैलेंस 50% का क्या होगा? बैलेंस 50% आपको अगले साल में मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर करंट ईयर में आप प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो, नई प्लांट एंड मशीनरी 180 दिन या उससे ज्यादा यूज करते हो तो पूरा 20% ले लो, उससे कम यूज करते हो तो 10% इस साल ले लेना, 10% अगले साल ले लेना। सर उसके बाद सर कौन कौन सी मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है? कुछ मशीनरीज पे नहीं मिलता है। सबसे पहले तो सेकंड हैंड पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑफिस में रखने वाली मशीनरी पे नहीं मिलेगा, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में रखने वाली मशीनरी पे नहीं मिलेगा, शिप पर नहीं मिलेगा, एयरक्राफ्ट पर नहीं मिलेगा, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलेगा, और ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जिसका आप 100%
डिडक्शन लेकर बैठे हो, जैसे साइंटिफिक रिसर्च में 100% डिडक्शन लेकर बैठे हो, इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन 35AD के अंदर 100% डिडक्शन लेकर बैठे हो, तो उसके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिल सकता है। सर क्या प्रिंटिंग वाले भी एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं? यस, अगर आप प्रिंटिंग करते हो, सिर्फ प्रिंटिंग या प्रिंटिंग और पब्लिशिंग दोनों करते हो, तो आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, जैसे कि सीबीडीटी ने यहां पर बताया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने एक्चुअल कॉस्ट के डेफिनेशन पे। देखो डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या था? एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड। तो एक और सवाल उठेगा ना कि एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब गवर्नमेंट ने सेक्शन 43(1) में डिफाइन किया। सर एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सर बताइए ना प्लीज। एक्चुअल कॉस्ट का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट, बहुत ही मजाकिया डेफिनेशन था। एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल कॉस्ट एज रिड्यूस बाय, अगर कुछ मदद किसी ने की है, कोई गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है, कोई ग्रांट दी है, तो उतना आप माइनस कर दो। ठीक है, तो उतना आप एक्चुअल कॉस्ट से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, अगर आप एक दिन में एक बंदे को 10,000 से ज्यादा पेमेंट करते हो तो आपको 4 मोड से पेमेंट करना पड़ेगा। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये 4 मोड के बारे में हम लोग आगे जाकर बोलेंगे कि इस 4 मोड में क्या क्या आता है। ठीक है, अकाउंट पे चेक का मतलब क्या होता है, अकाउंट पे ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ईसीएस का मतलब क्या होता है, सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या आएगा, वो हम लोग 40A3 के सेक्शन में उस पर डिटेलिंग कर लेंगे। लेकिन अभी मैं उसको अच्छे से बोल रहा हूं आपको, अगर आप एक दिन में एक बंदे को 10,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करते हो कोई एसेट खरीदने के लिए, तो आपको इन 4 मोड से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका खर्चा एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, और एक्चुअल कॉस्ट में ऐड नहीं होगा तो आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। अच्छा सर मैंने लोन लिया असेट के लिए, अगर असेट के लिए आप लोन लेते हो तो जब तक असेट पुट टू यूज नहीं होता है तब तक आपको उसका लोन का इंटरेस्ट क्या करना है? कैपिटलाइज करना है, जैसे आप बोरोइंग कॉस्ट के अंदर करते हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर। और एक बार असेट पुट टू यूज हो गया, आपने असेट को क्या कर दिया? पुट टू यूज कर दिया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उसको रेवेन्यू एक्सपेंस के तौर के पीएनएल पे लेके जाके सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 के अंदर जाकर उसका डिडक्शन क्लेम करते हो। तो लोन लिया और असेट खरीदा, असेट जब तक यूज नहीं होता है तब तक इंटरेस्ट को असेट में ऐड करते रहो करते रहो करते रहो, उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करो। पुट टू यूज हो गया असेट, उसके बाद इंटरेस्ट को आप पीएनएल में लेके जाओ और उसका डिडक्शन ले लो। ठीक है, अब एक्चुअल कॉस्ट में बहुत सारे खर्चे आ सकते हैं। एक्चुअल कॉस्ट मींस वो सारे खर्चे जो असेट को वर्किंग कंडीशन में डालना जरूरी है, जैसे इंस्टॉलेशन का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ट्रायल रन का खर्चा, टेस्ट रन का खर्चा, टैक्सेस एंड ड्यूटीज का खर्चा। अगर जीएसटी का क्रेडिट नहीं लिया है, तो अगर जीएसटी का क्रेडिट लिया है तो वो कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। दोनों बेनिफिट नहीं मिलेगा कि जीएसटी का क्रेडिट भी ले लोगे और इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन भी ले लोगे, दोनों बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर बाद में इंटरेस्ट ऑन लोन, जब तक आप असेट पुट टू यूज नहीं करते हो, ये सब चीजें आप एक्चुअल कॉस्ट में क्या करोगे? ऐड बैक कर दोगे। अब गवर्नमेंट एक्चुअल कॉस्ट के अंदर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन डाल के रखी है, उन सारे एक्सप्लेनेशंस के बारे में अभी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। कुछ एक्सप्लेनेशंस हम लोग अभी बात करेंगे, कुछ जैसे कि मैंने आपको क्लास में भी बोला था, कुछ मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज हम लोग एक्सप्लेनेशन 2 से बात करेंगे। 1 और 1A आगे रिस्पेक्टिव डिस्कशन के साथ वो कवर हो जाएगा, डोंट वरी। अभी पहले 2 से शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको किसी से गिफ्ट में एसेट मिला, किसी से इनहेरिटेंस में, जायदाद में या विल में एसेट मिला, ठीक है, विल में एसेट मिला, किसी ने विल बना के गया आपके लिए, तो आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? बहुत सिंपल है, सामने वाले के हाथ में जो डब्ल्यूडीवी है वो आपके हाथ में एक्चुअल कॉस्ट होगा। बहुत सिंपल है, एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड टू द प्रीवियस ओनर, वो आपके हाथ में बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपने किसी से महंगे में एसेट खरीदा, 50,000 का एसेट आप 5 लाख रुपए में खरीद रहे हो, जानबूझ के महंगे में खरीद रहे हो ताकि आपको ज्यादा का डेप्रिसिएशन मिले, और इनकम टैक्स के अंदर आप डेप्रिसिएशन ज्यादा क्लेम करके प्रॉफिट घटाओगे तो टैक्स घटेगा। तो ऐसे केस में अगर आप महंगे में एसेट खरीदते हो तो एक्चुअल कॉस्ट आपका एओ डिटरमाइन करेगा, असेसिंग ऑफिसर अप्रूवल लेगा ज्वाइंट कमिश्नर से, और वो आपका एक्चुअल कॉस्ट डिटरमाइन करेगा। जनरली वो एफएमवी डिटरमाइन करने वाला है। ठीक है, एफएमवी होगा आपका एक्चुअल कॉस्ट। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 4, मिस्टर ए ने एसेट बी को बेचा, मिस्टर बी ने एसेट मिस्टर सी को बेचा, और मिस्टर सी ने वापस मिस्टर ए को बेच दिया। तो ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने वापस ए को बेच दिया। तो अगर आप एसेट बेचते हो और फिर रीअक्वायर करते हो, बेचकर वापस खरीदते हो, अपना ही सामान बेचकर वापस खरीदते हो, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? उस केस में एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट विल बी, मिस्टर ए के हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? जब उसने ओरिजिनली बेचा था तब क्या डब्ल्यूडीवी थी वो चेक करो। ए ने जब बी को बेचा था तब क्या डब्ल्यूडीवी थी, कंपेयर विद जब आपने रीपरचेस किया, सी ने जब ए को बेचा तब क्या परचेस प्राइस है, व्हिचएवर इज लोअर, वो आपका बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। चेक कर लो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन 4A, मैं एक बंदा हूं, आप एक बंदे हो, मैं ए हूं, आप बी हो, आपके पास कोई एसेट है। ठीक है, आपके पास कोई एसेट है, आप उसको यूज कर रहे हो बिजनेस के लिए। अब मैंने आपसे वो एसेट खरीद लिया, तो मेरे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? मैंने वो खरीद के बाद में क्या किया? सुनो, आप कोई मिस्टर बी हो, मैं मिस्टर ए हूं, मैंने आपसे एक एसेट खरीदा और वो खरीद के मैंने आपको लीज बैक कर दिया, मैंने आपसे खरीद के आपको ही लीज पर चढ़ा दिया। ठीक है, तो मेरे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? जो आपके हाथ में डब्ल्यूडीवी है वो मेरे हाथ में एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। ये लिखा गया एक्सप्लेनेशन 4A के अंदर। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन 5, अगर आप पर्सनल प्लांट, पर्सनल मशीनरी, पर्सनल फर्नीचर को बिजनेस में लाते हो तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है? सपोज ये फोन है मेरा, ये मेरा पर्सनल फोन है फॉर एग्जांपल, इसको मैं बिजनेस में लाता हूं, ये पर्सनल प्लांट एंड मशीनरी बोला जा सकता है, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा? तो गवर्नमेंट बोलती है
इसका एक्चुअल कॉस्ट विल रिमेन एक्चुअल कॉस्ट ओनली। और क्या, पर्सनल प्लांट, पर्सनल मशीनरी, पर्सनल फर्नीचर को पर्सनल से बिजनेस में लाते हो, एक्चुअल कॉस्ट विल रिमेन एक्चुअल कॉस्ट, उसमें कुछ नहीं करने का, ठीक है। जो कॉस्ट पे खरीदा था वही आपका एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप पर्सनल बिल्डिंग को बिजनेस में लाते हो तो गवर्नमेंट अभी शातिर बन जाती है, थोड़ी सी सतर्क हो जाती है और बोलती है नहीं 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 नहीं, अब एक्चुअल कॉस्ट विल नॉट रिमेन एक्चुअल कॉस्ट, अब एक्चुअल कॉस्ट विल बी द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग माइनस व्हाट, माइनस उसके ऊपर जो भी नोशनल डेप्रिसिएशन आपको इतने साल तक मिल सकता था अगर आप बिजनेस में यूज करते थे। अगर 2015 में घर खरीदा था, 2023 में बिल्डिंग को बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया, तो 15 से लेकर 23 तक का आपको नोशनल डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उतना डेप्रिसिएशन आपको माइनस करके डिटरमाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर 100% होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी को असेट देती है या 100% सब्सिडरी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी को असेट देती है, तो लेने वाले के हाथ में कॉस्ट क्या होगा, जो देने वाले के हाथ में कॉस्ट या डब्ल्यूडीवी है वही लेने वाले के हाथ में कॉस्ट हो जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। तो तुम्हारे हाथ में जो डब्ल्यूडीवी है वही मेरा कॉस्ट हो जाएगा। सिमिलरली अमेलगमेशन में जो देने वाले के हाथ में डब्ल्यूडीवी है वही लेने वाले के हाथ में डब्ल्यूडीवी और कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। डीमर्जर के केस में जो देने वाले के हाथ में डब्ल्यूडीवी और कॉस्ट है वही लेने वाले के हाथ में क्या हो जाएगा, डब्ल्यूडीवी और कॉस्ट हो जाएगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये अपने पहले ही कर लिया है कि अगर आप असेट अक्वायर करते हो आउट ऑफ बोरोड फंड्स, तो एक बार आपने असेट पुट टू यूज कर दिया, उसके बाद इंटरेस्ट असेट में नहीं जाएगा, इंटरेस्ट डायरेक्ट पीएनएल में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई फिक्स असेट खरीदा जिसके ऊपर आपने जीएसटी क्रेडिट एक्सेट्रा लिया है, तो फिर वो आपके एक्चुअल कॉस्ट में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। जीएसटी क्रेडिट ले लिया जीएसटी के अंदर, तो फिर उसको आपको एक्चुअल कॉस्ट में नहीं लेना है, उतने अमाउंट पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस पेज के ऊपर अगर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलती है, ग्रांट मिलता है या रीइंबर्समेंट मिलता है कोई असेट खरीदने के लिए, तो उतना आप क्या करो, एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस कर दो। सब्सिडी, ग्रांट, रीइंबर्समेंट एक्चुअल कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन 11 क्या बोलता है, अगर आप बाहर से कोई असेट इंडिया में लाते हो, अगर आप कोई नॉन रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट ने बाहर से इंडिया में असेट लाया, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा। क्यों ला रहा है सर बाहर से इंडिया में असेट, बिजनेस करना है उसको इंडिया में, इसलिए ला रहा है, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट विल बी, जो भी उसका एक्चुअल कॉस्ट होगा माइनस इतने सालों का डेप्रिसिएशन माइनस करो, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो भी डब्ल्यूडीवी आ जाएगी वही बन जाएगा उसका एक्चुअल कॉस्ट इंडिया के अंदर, चेक कर लो, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपने 35AD के अंदर डिडक्शन क्लेम किया है किसी असेट का, तो उस पर्टिकुलर असेट का आपको एक्चुअल कॉस्ट क्या माना जाएगा, नील माना जाएगा। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग 35AD के अंदर भी डिस्कशन कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब अगले पॉइंट को समझने के लिए अपने को बहुत ज्यादा डिटेल में समझना पड़ेगा कि यहां पर कुछ चीजें गवर्नमेंट ने भी बहुत मल्टीपल इंप्लीकेशंस है यहां पर। सबसे पहले यहां पर इनकम के अंदर कुछ डेफिनेशन के अंदर छेड़खानी की है। गवर्नमेंट बोलती है इनकम के डेफिनेशन में कुछ चीजें आ जाएगी, जैसे इनकम इंक्लूड सब्सिडी, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, वेवर, कंसेशन, रीइंबर्समेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय स्टेट गवर्नमेंट, बाय एनी अथॉरिटी, बाय एनी बॉडी, बाय एनी एजेंसी, ठीक है। तो अब सवाल ये उठेगा कि अभी आप थोड़ी देर पहले सर बोल रहे थे कि अगर कोई असेट के लिए कोई सब्सिडी, ग्रांट या रीइंबर्समेंट मिलेगा तो असेट में से माइनस करने का, ठीक है। और अभी आप बोल रहे हो सब्सिडी, ग्रांट और रीइंबर्समेंट क्या है, इनकम है सर। तो अब सर हम क्या माने उसको, इनकम माने कि असेट में से माइनस करें। देखो, तो गवर्नमेंट ने इसलिए बोला कि अगर वो असेट के लिए है तो वो असेट में से माइनस होगी, इसलिए यहां से एक्सक्लूड कर दिया। देखो, इसको सब्सिडी, ग्रांट, रीइंबर्समेंट को यहां से निकाल दिया है। अगर इन सबको छोड़कर किसी और चीज के लिए तो वो क्या माना जाएगा, वो इनकम माना जाएगा। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा चार्ट बताता हूं। वो चार्ट देखकर हम लोग सब कुछ समझ लेंगे एक्जैक्टली आपको कौन सी चीज पे टैक्स देना है, कौन सी चीज पे टैक्स नहीं देना है, और कौन सी चीज ब्लॉक ऑफ असेट से माइनस होगी और कौन सी चीज डायरेक्टली टैक्स होगी, ठीक है। एक सेकंड रुक जाना बस। हाँ, तो यहां देखो जरा, अगर आपको सब्सिडी, ग्रांट, रीइंबर्समेंट फिक्स असेट के लिए मिलता है तो डायरेक्टली कॉस्ट में से माइनस कर दो, ठीक है। क्यों माइनस करेंगे, एक्सप्लेनेशन 10 to 43(1) में लिखा है। अच्छा, सब्सिडी, ग्रांट और रीइंबर्समेंट अदर थिंग्स के लिए है, फॉर बाइंग रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, वो सब चीज के लिए मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, तो आप उसको इनकम मानोगे और फिर उसको इनकम स्टेटमेंट में ऐड करके उस पर टैक्स भरोगे, ठीक है। अच्छा, वेवर करते हो लोन का, तो क्या वेवर एक्सप्लेनेशन 10 में कवर्ड है, नहीं कवर्ड है। अगर वेवर फिक्स असेट के लिए मिलता है या वेवर रॉ मटेरियल के लिए मिलता है तो आप उसको क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट में ऐड कर दोगे। तो देखो, ये आप क्यों लेस कर रहे हो, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन 10 में कवर्ड है इसलिए लेस कर दो। और ये आप क्यों इनकम में ऐड कर रहे हो, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन 10 में जो नहीं कवर्ड है वो यहां पर आ जाएगा, और जो वेवर है वो भी यहां पर आ जाएगा इनकम के डेफिनेशन में, क्योंकि वो भी एक्सप्लेनेशन 10 में नहीं कवर्ड है। हमेशा याद रखना, एक्सप्लेनेशन 10 में सिर्फ एक ही चीज कवर्ड है, सब्सिडी, ग्रांट, रीइंबर्समेंट और फिक्स्ड असेट। अगर ये तीन आइटम मिलता है फिक्स्ड असेट के लिए तो माइनस करने का, बाकी कुछ भी मिलता है तो आपको इनकम में ऐड कर देना, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी है। अगर सरकार से आपको एलपीजी सब्सिडी या कोई और सब्सिडी मिलती है, सरकार इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी देते रहती है ना गरीबों के लिए, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, वो केयरफुल रहना, ठीक है। साथ साथ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्रस्ट को या स्टेट गवर्नमेंट को, देने वाला सेंट्रल गवर्नमेंट, लेने वाला स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ट्रस्ट, अगर उनको सब्सिडी देती है तो वो भी उनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, अगर मैं असेट पार्शियली बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं और पार्शियली पर्सनल यूज कर रहा हूं, हो सकता है थोड़ा सा मेरा फोन बिजनेस के लिए यूज होता है, थोड़ा सा मेरा फोन पर्सनल पर्पस के लिए यूज होता है, तो उस केस में मुझे डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा सर। देखो, बहुत सिंपल है, गवर्नमेंट बोलती है फेयर प्रोपोर्शन बेसिस पर ले लो। फेयर प्रोपोर्शन मतलब ईमानदारी से ले लो यार। मिसाल के तौर पर 1 लाख का असेट खरीदा, उसके ऊपर 15%
60% डेप्रीसिएशन है तो 15,000 आएगा। तो आप फेयर प्रोपोर्शनेट ले लो ना, ऐसा बोलो 60% बिजनेस के लिए है, 40% पर्सनल है, तो 1 लाख का 15% 15,000 होता है, और उसका 60% बिजनेस के लिए तो 9,000 ले लो यार, 6,000 जाने दो मत लो। तो ईमानदारी से खुद से फेयर बेसिस पे ले लो यार। इसका गवर्नमेंट ने कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया, केस टू केस बेसिस पे बोला है, फेयर प्रोपोर्शनेट बेसिस। फेयर प्रोपोर्शनेट, फेयर मतलब ईमानदारी से, एकदम एकदम जेन्युइननेस से, ठीक है। फेयर बेसिस पर आप क्लेम कर लो, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब डेप्रीसिएशन की इतनी बात हो रही है तो अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन की भी बात करना उतनी ही जरूरी है। अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन के बारे में इनकम टैक्स लॉ क्या बोलता है? इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि अनएब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन को हमने बहुत खुली छूट दी है, वो आप किसी से भी कैरी फॉरवर्ड करो, किसी से भी सेट ऑफ करो, सैलरी को छोड़कर। सैलरी को छोड़कर आप किसी से भी कैरी फॉरवर्ड करो, किसी से भी सेट ऑफ करो। आप करंट ईयर में भी किसी से भी कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हो, अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड करके किससे भी सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जस्ट याद रखना कि पहले पीजीबीपी से सेट ऑफ करो, पीजीबीपी अगर नहीं रहता है तो एचपी, आईएफओएस, कैपिटल गेन्स किसी से भी सेट ऑफ कर सकते हो, सैलरी को छोड़ के, और यहां पर कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। एग्जाम में अगर आपको लॉस भी दिया गया है, अनअब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन भी दिया गया है, करंट ईयर भी डेप्रीसिएशन दिया गया है, सब दिया गया है, सब कुछ है, तो आपका प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमेशा करंट ईयर डेप्रीसिएशन ले लेना, क्योंकि वो मैंडेटरी है, क्लेम करना मैंडेटरी है। उसके बाद आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ले लो, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएंगे 8 साल के बाद, बिजनेस लॉस एक्सपायर हो जाते हैं ना 8 साल के बाद। उसके बाद आप ले लो अनअब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन। अनअब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन को सबसे एंड में क्या क्यों लेना चाहिए? क्योंकि उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी ले सकते हो। और दो और चीजें आगे जाकर पढ़ोगे, देखो जबरदस्त इंटरलिंकिंग कर रहे हैं हम लोग, अब इंटरलिंकिंग भी शुरू हो जाएगी हमारे एक कॉन्सेप्ट का दूसरे कॉन्सेप्ट से। ये करना बहुत जरूरी है अगर आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना इनकम टैक्स के अंदर। इनकम टैक्स को पास करने का एक ही तरीका है, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए बस। और दूसरा, जो भी क्वेश्चन बैंक आपको मिल रहा है वो अच्छे से आपको 2-3 बार कर लेना है, तो आप इनकम टैक्स में अपनी नैया पार हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। खाली लेंथी सब्जेक्ट है, 50 मार्क के हिसाब से बहुत ज्यादा लेंथी है, और कुछ नहीं ना। अनअब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन जैसा दो और आइटम को हम लोग ट्रीट करेंगे आगे जाकर। एक तो कैपिटल एक्सपेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, वो भी अनअब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन जैसा ही ट्रीट होगा, और एक कैपिटल एक्सपेंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, ये भी अनअब्सॉर्ब डेप्रीसिएशन जैसा ही ट्रीट होगा। ये मैंने आगे भी लिंक कर दिया है और आज भी मैं आपको लिंक करके बता देता हूं। नेक्स्ट, अगर आप अमेलगमेशन कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम होगा? देखो बहुत सिंपल है। इन केस ऑफ अमेलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन, ये क्या होता है सर? अमेलगमेशन मतलब दो कंपनी का जुड़ना, डीमर्जर मतलब तोड़ना, सक्सेशन मतलब आप इंडिविजुअल थे, आप कंपनी बन गए, आप पार्टनरशिप फॉर्म थे, कंपनी बन गए, उसको बोला जाता है सक्सेशन। तो इन केस ऑफ अमेलगमेशन, डीमर्जर एंड सक्सेशन, हाउ टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन कैसे कंप्यूट करोगे? तो गवर्नमेंट बोलती है अमेलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन में डेप्रिसिएशन आप ऐसे कंप्यूट करोगे जैसे अमेलगमेशन हुआ ही नहीं। ऐसा सोचो कि अमेलगमेशन हुआ ही नहीं और डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लो, आंख बंद करो, डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लो। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के बाद ये सोच के कि अमालगमेशन हुआ ही नहीं, डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लो, और उसके बाद दोनों के बीच में बांट दो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज द एसेट्स आर यूज्ड बाय देम। वो बेसिस पर दोनों के बीच में आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन को बांट देना है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एसएलएम डेप्रिसिएशन आप कैसे क्लेम करोगे? एसएलएम डेप्रिसिएशन सबसे पहले सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 के अंदर है। ये सिर्फ पावर जनरेटिंग असेसीज के लिए है, और इसकी एक दुविधा बता देता हूं मैं आपको। अगर आप एसएलएम फॉलो करोगे ना, एसएलएम, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 32(1)(2)A में। अगर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन चाहिए तो आपको डब्ल्यूडीवी मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। एसएलएम वालों के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन का दरवाजा बंद कर दिया है सरकार ने, ठीक है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। नाउ अभी मैं आपको ये एसएलएम का डेप्रिसिएशन का कांसेप्ट समझा देता हूं कैसे चलता है। सपोज 1 लाख का आपने एक असेट खरीदा, 3 साल आपने 10-10% के हिसाब से डेप्रिशिएट किया, तो इसमें तो आपको पता है हर साल आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम ही होगा, 10,000 10,000 10,000, 3 साल हो गए, 70,000 हो गया। अब अगर आप इसको बेचते हो, ठीक है, अब अगर आप इसको डब्ल्यूडीवी से कम में बेचते हो तो आपका लॉस है। उस लॉस को गवर्नमेंट बोलती है टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2, और उसका आपको डिडक्शन दे देती है। उसके बाद अगर आप उसको महंगे में बेचते हो, तो महंगे में बेचोगे तो आपकी इनकम हो गई, तो गवर्नमेंट उसको डीम्ड इनकम बोलती है, बैलेंसिंग चार्ज नाम दिया है टेक्निकली। अब अगर आप उसको इतना महंगे में बेचते हो कि सिर्फ इससे ज्यादा नहीं, 70,000 से ज्यादा नहीं, बल्कि 1 लाख से भी ज्यादा में बेचते हो, कॉस्ट से भी ज्यादा में, तो फिर गवर्नमेंट बोलती है डीम्ड इनकम सिर्फ 30,000 ही होगा। जितना डेप्रिसिएशन पहले क्लेम किया था वो डीम्ड इनकम, और जो कॉस्ट के ऊपर कमा रहे हो, कॉस्ट के ऊपर कितना कमा रहे हो बेटा? 20,000, वो आपका कैपिटल गेन्स माना जाएगा। चेक करो यहां पर, ठीक है। अब यहां पर कैपिटल गेन्स कंप्यूट करने का भी तरीका अलग है। यहां पर आप कॉस्ट है ना 1 लाख नहीं लोगे, कॉस्ट 1 लाख नहीं लोगे, यहां पर एडजस्टेड कॉस्ट लेने की बात की है सरकार ने। एडजस्टेड कॉस्ट क्या है सर? एडजस्टेड कॉस्ट है ये आपका जो भी डब्ल्यूडीवी है उस पे बैलेंसिंग चार्ज ऐड करो अगर है तो, या टर्मिनल डेप्रिसिएशन माइनस करो अगर है तो, उसके बाद जो अमाउंट आएगा ना वो आपका कॉस्ट होगा, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट केस में आपका कॉस्ट है ना, कॉस्ट 1 लाख नहीं है, आपका जो भी डब्ल्यूडीवी है उसमें बैलेंसिंग चार्ज ऐड करो। अब पहले केस में बैलेंसिंग चार्ज तो है नहीं, सिर्फ टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, तो 70,000 ऐड कुछ नहीं होगा, 20,000 माइनस होगा, ठीक है। 20,000 माइनस होने के बाद आपका कॉस्ट कितना हो गया? 50,000। देखो तो पहले केस में आपका सेल प्राइस 50,000, आपका कॉस्ट भी 50,000, कोई कैपिटल गेन्स नहीं आएगा। देखो अब गवर्नमेंट ने ये ऐसा फॉर्मूला बनाया ना, जहां पर आपको लॉस आ रहा है ना कैपिटल गेन्स में, वहां पर आंसर 0 हो जाएगा, और जहां गेन आ रहा है ना वहां गेन रहेगा। देखो आप चेक कर लेना इसको, फॉर्मूले को तीनों, ये फॉर्मूले में इन तीनों को डाल के चेक कर लेना। जहां पर लॉस आ रहा है वहां लॉस रहेगा, और जहां गेन आ रहा है वहां गेन रहेगा, जहां लॉस आ रहा है वहां 0 हो जाएगा, सॉरी, और जहां गेन आ रहा है वहां पर पॉजिटिव हो जाएगा।
इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया इसको, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक जनरल नोट है आप लोगों के नॉलेज के लिए, वो ये है कि भाई डेप्रिसिएशन क्लेम करते समय आपको ये चीज याद रखना, ईयर ऑफ सेल में इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन कभी नहीं मिलता है, हमेशा याद रखना। अगर आपने 1 अप्रैल को भी एसेट खरीदा ना और अगर 25 मार्च तक यूज किया और 26 मार्च को बेचा ना, लगभग 360 दिन यूज करके बेचा ना, तो भी डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में ईयर ऑफ सेल में आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके सिर्फ 2 एक्सेप्शन है। पहला, एक तो अमेलगमेशन में आपको ईयर ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन मिल रहा है, जो अमेलगमेटिंग कंपनी है उसको मिल रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा बट रहा है ना। और दूसरा, टर्मिनल डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने आपको बताया, वहां पर भी आपको ईयर ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन मिल रहा है। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए, ये आपको किसी किताब के अंदर नहीं मिलेगा, आपको याद रखना रखो, नहीं याद रखना मत रखो, आपकी मर्जी, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर वो है 43A, चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप इंपोर्ट करते हो कोई एसेट, क्या करते हो, कोई एसेट इंडिया के बाहर से खरीदा और उसके ऊपर फॉरेन करेंसी का लोन लगा हुआ है या फॉरेन क्रेडिट है, फॉरेन सप्लायर से क्रेडिट लेके रखे हो, से $1,00,000 का कोई आपने एसेट खरीद लिया, उसके ऊपर $1,00,000 का लोन लगा हुआ है, तो अब आप इसको जैसे जैसे पे करोगे ना, जब जब पे करोगे तो उसमें जो भी गेन और लॉस आएगा ना, करेंसी गेन और लॉस पे करते समय, गेन आएगा तो WDV से माइनस करने का, लॉस आएगा तो WDV में ऐड करने का, बस यही लिखा है। लेकिन बस दिमाग में एक चीज रखना, आपको ये हरकत कब करना है, जब आप क्या करोगे, पे करोगे, पेमेंट बेसिस पे करना है। 31 मार्च को नहीं करना है जैसे आप अकाउंट्स में करते हो। अकाउंट्स में आप फॉरेन करेंसी को रिवैल्यू करते हो ना 31 मार्च पे, यहां पर आपको 31 मार्च पे बिल्कुल भी रिवैल्यू नहीं करना है, आपको पेमेंट बेसिस पर इसको एडलेस करके डिटरमाइन करना है। चेक कर लो प्लीज ऑल ऑफ यू। तो यहां जाकर आपका डेप्रिसिएशन का पूरा डिस्कशन खत्म हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कुछ छोटे छोटे खर्चों की तरफ, दैट इज सेक्शन 30, 31 एंड 36 सबसेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 30 के अंदर क्या क्या दिया गया, बहुत सारे खर्चे दिए गए विद रिस्पेक्ट टू बिल्डिंग से रिलेटेड रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस, ठीक है। इन सब का डिडक्शन आपको यहां पर मिलेगा। बिल्डिंग से रिलेटेड 4 खर्चे दिए गए। अब इसके अंदर भी आपको 2 क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप बिल्डिंग के ओनर हो तो आपको खर्चे अलग मिलेंगे, टेनेंट है तो अलग मिलेंगे। अगर आप ओनर हो तो आपको रेंट का खर्चा नहीं मिलेगा, बाकी तीनों खर्चे आप ले सकते हो, क्योंकि ओनर खुद को तो रेंट नहीं देगा। टेनेंट हो तो आपको चारों खर्चे मिलेंगे, रेंट का भी खर्चा मिलेगा, रिपेयर्स का भी मिलेगा, रेट्स एंड टैक्सेस का भी मिलेगा, इंश्योरेंस का भी मिलेगा। अब कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है, जो रेट्स एंड टैक्सेस है ना, वो आपको 43B के हिसाब से पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगा, वो अक्रूवल बेसिस पर नहीं मिलने वाला है। बाकी सारे खर्चे यहां पर आप अक्रूवल बेसिस पे क्लेम कर सकते हो। रेट्स एंड टैक्सेस अलाउड ऑन पेमेंट बेसिस, पेमेंट बेसिस, पेमेंट बेसिस। और पेमेंट कब तक करना होता है, टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, केयरफुल। सेकंड, जो रिपेयर है वो आपका रेवेन्यू रिपेयर होना चाहिए, कैपिटल रिपेयर नहीं चलेगा। अगर आप कैपिटल रिपेयर करते भी हो तो आपको असेट में ऐड करना पड़ेगा और उसके ऊपर आपको दोनों केस में क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन क्लेम करना पड़ेगा। सपोज एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर आपने एक फ्लोर बना दिया, तो वो कैपिटल रिपेयर है, वो रेवेन्यू रिपेयर नहीं। तो कैपिटल रिपेयर के लिए आपको बिल्डिंग के ऊपर फ्लोर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। आप डायरेक्टली उसका डिडक्शन आप इस सेक्शन में नहीं क्लेम कर सकते हो, ठीक है, केयरफुल रहना। नेक्स्ट, सेक्शन 31 के अंदर 3 असेट कवर्ड है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये 3 असेट यहां पर कवर्ड है। अब इससे रिलेटेड अगर आप कोई रेवेन्यू खर्चा करते हो, रिपेयर से रिलेटेड रेवेन्यू खर्चा, प्लांट मशीनरी फर्नीचर का रिपेयर करते हो, प्लांट मशीनरी फर्नीचर का इंश्योरेंस देते हो, तो वो यहां पर कवर्ड है। अगेन यहां पर रिपेयर आपका रेवेन्यू होना चाहिए, कैपिटल रिपेयर नहीं कवर्ड है, ठीक है। और अगर प्लांट मशीनरी फर्नीचर रेंट पे लिया तो सर, तो रेंट भी यहां पर नहीं कवर्ड है। देखो यहां पर रेंट भी कवर्ड था, लेकिन यहां पर रेंट नहीं कवर्ड है। तो अगर रेंट पे लिया तो सर क्या होगा, जब मैंने गाड़ी किसी से रेंट पे लिया तो प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे लेने जैसा हुआ वो, तो उस केस में आपको 37(1) में जाकर 37(1) के कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। यहां तो आपको उसका डिडक्शन मिलने से रहा, यहां नहीं मिलने वाला है, माफ करो, ठीक है। अब यहां पर कुछ और छोटे खर्चे 36 के अंदर, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो स्टॉक के अगेंस्ट, मतलब स्टॉक को प्रोटेक्ट करने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो, तो उसका डिडक्शन आपको यहां पर मिलेगा। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो एम्प्लॉइज के लिए, लेकिन आपको कैश में नहीं देना है, अदर देन कैश देना है, कैश में दोगे तो डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप बोनस एंड कमीशन पे करते हो एम्प्लॉइज के लिए, तो आपको यहां पर डिडक्शन मिलेगा। अब बोनस एंड कमीशन के अंदर आपको 2 पॉइंट दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले, आपका बोनस जो है वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट से ज्यादा हो सकता है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 के अंदर बोला है कि इतना बोनस मिनिमम देना चाहिए, मैक्सिमम नहीं बोला है, मिनिमम उतना बोला है, उससे ज्यादा देना है तो आप दे सकते हो, ठीक है। साथ साथ में पेमेंट ऑफ बोनस के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पेमेंट ऑफ बोनस का डिडक्शन आपको एक्चुअल पेमेंट पर मिलेगा। जैसे यहां पर रेट्स एंड टैक्सेस का डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पर मिलता था, तो बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉयज का डिडक्शन भी आपको पेमेंट बेसिस पर ही मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पे उसका डिडक्शन नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो ये 2 खर्चे हो गए अब तक, जिसका आपको डिडक्शन सिर्फ पेमेंट बेसिस पर मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पर नहीं मिलेगा। और भी खर्चे आएंगे, टोटल 6-7 खर्चे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर आप लोन लेते हो, लोन ले रहे हो किसके लिए ले रहे हो, बिजनेस के लिए ले रहे हो, और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, उसका डिडक्शन आपको यहां मिलेगा
कुछ इंटरेस्ट 43B में कवर्ड है, सारे नहीं कवर्ड है। जैसे आप इंडियन बैंक से लोन लेते हो और इंटरेस्ट पे करते हो तो 43B में कवर्ड है। आप फॉरेन बैंक से लोन लेते हो, इंटरेस्ट पे करते हो नहीं पे करते हो फर्क नहीं पड़ता है, आपको अक्रूवल बेसिस पर उसका डिडक्शन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, जीरो कूपन बॉन्ड का डिडक्शन कैसे मिलेगा सर? जीरो कूपन बॉन्ड मतलब एक ऐसा बॉन्ड जो आप खरीदते समय से आपने 100 रुपीज में खरीदा था और रिडीम खरीदते समय आपने इशू करते समय 50 रुपीज पे इशू किया था और रिडीम करते समय आप 100 रुपीज पे इशू कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो। ठीक है, तो 50 रुपीज क्या हो गया? इन्वेस्टर के लिए कमाई हो गई और कंपनी के लिए कॉस्ट हो गया। तो उसका डिडक्शन आपको कैसे मिलेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है कि डेट ऑफ इशू पहले निकालो। सपोज 13 सितंबर 2023 हमारा डेट ऑफ इशू है, डेट ऑफ रिडेम्पशन निकालो। सपोज 12 सितंबर 2028 हमारा डेट ऑफ रिडेम्पशन है। गवर्नमेंट बोलती है इस डेट से इस डेट तक कितने महीने हैं काउंट करो। महीने कैसे काउंट करने का? अगर किसी महीने में 15 दिन या उससे ज्यादा बॉन्ड इशू किया है आपने तो उसको कंप्लीट मंथ लेना। तो यहां पर 13 सितंबर को बॉन्ड इशू किया है तो उसको कंप्लीट मंथ लेना पड़ेगा क्योंकि 15 दिन या उससे ज्यादा बॉन्ड है। और यहां पर 12 सितंबर 2028 को बॉन्ड रिडीम किया है तो सितंबर को इग्नोर करो, किसके बॉन्ड सिर्फ 12 दिन के लिए था। तो किसी महीने में अगर 15 दिन या उससे ज्यादा बॉन्ड इशू किया है तो उसको कंप्लीट लेने का, उससे कम किया है 15 दिन से कम बॉन्ड इशू किया है तो उस मंथ को इग्नोर कर देने का। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 60 महीने होते हैं टोटल। तो महीनों से डिवाइड करना, उसको ईयर से डिवाइड नहीं करना है। उसके बाद आप न्यूमरेटर में आपका टोटल जो खर्चा हुआ वो ले लो। 10,000 बॉन्ड इशू किए, 50 रुपए आपने इशू वैल्यू है, 100 रुपए पे रिडीम करना है तो 5 लाख रुपए का आपको खर्चा हो गया। डिवाइड कर दो, जो भी आंसर होगा वो आप हर साल के नंबर ऑफ मंथ से उसको मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, पहले साल में 7 महीना क्यों आ रहा है? क्योंकि सितंबर भी काउंट करोगे, क्योंकि 13 सितंबर से 30 सितंबर 15 दिन या उससे ज्यादा होता है। आखिरी साल में 5 महीने क्यों ले रहे हो? क्योंकि सितंबर को इग्नोर करोगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक कंसीडर करोगे, सितंबर को नहीं करोगे क्योंकि सितंबर में 15 दिन से कम बॉन्ड इशू किया था। ठीक है, आगे बढ़ते, सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर एग्जाम। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए कुछ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है, सुपर अन्वेषण फंड में कंट्रीब्यूट करता है, तो एम्प्लॉयर को उसका डिडक्शन मिलेगा सब्जेक्ट टू 43B। और कब तक पे करना होता है 43B के अंदर? आपको पेमेंट बेसिस पर मिलेगा टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आप पे करते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। सेकंड, एम्प्लॉयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अप्रूव्ड पेंशन फंड के लिए कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशन डाल के रखा है, उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आपका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ सैलरी। अप टू 10% ऑफ सैलरी अलाउ होगा, उसके ऊपर डिसअलाउ होगा। तो सैलरी का मतलब क्या है? यहां पर सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी आएगी और डीए इन टर्म्स आ जाएगा। ये दो चीज आपको लेना है। उसका 10% तक गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी, उससे ज्यादा पे करना है पे करो, आपकी मर्जी, आपका पैसा है, लेकिन डिडक्शन नहीं मिलेगा इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, तीसरा, आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड अलाउड एज डिडक्शन, लेकिन फिर से ओनली इफ यू मेक द पेमेंट टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे करोगे तो डिडक्शन मिलेगा। चौथा, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। याद करो एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन के साथ गवर्नमेंट क्या खिलवाड़ करती है। पहले जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की सैलरी से पैसा काटता है तो वो एम्प्लॉयर का इनकम बन जाता है, और फिर गवर्नमेंट बोलती है अगले महीने की 15 तारीख तक, अब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक का टाइम नहीं है। देखो, ये एम्प्लॉयर के केस में ना, एम्प्लॉयर के केस में आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक भरने का समय है क्योंकि वो 43B में कवर्ड है। एम्प्लॉई के केस में आपको अगले महीने की 15 तारीख तक भरना पड़ेगा। अगले महीने की 15 तारीख तक भरोगे तो डिडक्शन मिलेगा, अगले महीने की 15 तारीख तक नहीं भरोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, माफ करो। ठीक है, तो पहले जब काटोगे तो इनकम बनेगी और जब अगले महीने की 15 तारीख भर दोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, चेक कर लो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट, डिडक्शन ऑफ बैड डेट। सर, बैड डेट्स का डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में? यस, दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 के अंदर डिडक्शन ऑफ एक्चुअल बैड डेट्स। सबसे पहले बैड डेट्स एक्चुअल होना चाहिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन नहीं मिलता है, कुछ बैंक्स को गवर्नमेंट देती है, बाकी अदरवाइज जनरल एसएससी को नहीं मिलेगा। एक्चुअल बैड डेट्स होना चाहिए। पहला कंडीशन, डेट को बुक्स में राइट ऑफ करो। दूसरा कंडीशन, डेट इनकम में होना चाहिए, पहले इनकम का पार्ट होना चाहिए। हाँ, लेकिन बैंक के लिए रिलैक्सेशन दिया है। बैंक के लिए अगर वो डेट पहले इनकम का पार्ट नहीं है तो भी चलेगा। बैंक के लिए सिर्फ कंडीशन 1 एप्लीकेबल है, कंडीशन 2 बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बी वेरी केयरफुल, बैंक के लिए कंडीशन 2 इज नॉट एप्लीकेबल, बस इतना दिमाग में रखना। ठीक है, क्या ये मुझे प्रूव करना है कि मेरा डेट बैड हो चुका है? नो नीड टू प्रूव दैट द डेट हैज बिकम बैड। क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, बाद में अगर बैड डेट्स क्लेम करने के बाद में रिकवर हो गया तो रिकवर होगा तो वो इनकम माना जाएगा आपका। चेक करो, सेक्शन 41 सबसेक्शन 4 में डीम्ड इनकम माना जाएगा। ठीक है, डीम्ड इनकम। अच्छा सर, फर्म ने बैड डेट्स क्लेम किया और फिर फर्म बाद में डिसॉल्व हो गई, इट इज रिकवर्ड बाय पार्टनर, तो क्या टैक्सेबल होगा? नॉट टैक्सेबल। चेक करो, फर्म ने बैड डेट्स क्लेम किया, फर्म डिसॉल्व हो गई, उसके बाद में फर्म का डिसॉल्व होने के बाद पार्टनर ने रिकवर किया, टैक्सेबल होगा? नॉट टैक्सेबल। केयरफुल रहना। सर, अब ये वाला पॉइंट क्या है? बीच वाला पॉइंट आपने गायब कर दिया। हाँ, ये बता रहा हूं, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अगर आपने कोई इनकम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए और टैक्स में रिकॉर्ड कर दिया एज पर आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए, टैक्स में रिकॉर्ड कर दिए और वो बैड हो जाता है, तो उसका बैड डेट्स लेने के लिए फिर आपको अकाउंट्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा ना। लेकिन अकाउंट्स में कैसे राइट ऑफ करोगे जब रिकॉर्ड ही नहीं किए? बराबर से सुनो, अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए, नीचे टैक्स में रिकॉर्ड किए, टैक्स भर दिया, अब वो बैड हो गया, तो अकाउंट्स में कैसे राइट ऑफ करूं? राइट ऑफ ही नहीं कर पाऊंगा मैं।
तो गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई इनकम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की है, टैक्स में रिकॉर्ड की है, बैड हो जाती है, तो ये डीम माना जाएगा कि अकाउंट में राइट ऑफ हो गया और आपको हम उसका डिडक्शन दे देंगे, चेक कर लो, डीम राइट ऑफ माना जाएगा और हम आपको उसका डिडक्शन दे देंगे, चिंता मत करो पीजीबीपी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट सर फैमिली प्लानिंग के खर्चे का क्या सीन है? अगर सिर्फ कंपनी को डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ कंपनी को, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। अगर कंपनी फैमिली प्लानिंग का खर्चा करती है, एम्प्लॉइज लोगों को ट्रेन करती है एक्सेट्रा, रेवेन्यू होगा तो फुल्ली मिलेगा, कैपिटल होगा तो 1/5 मिलेगा 5 साल तक। और कैपिटल की वजह से अगर लॉस होता है तो वो यूएडी की तरह ट्रीट होगा। कैपिटल खर्चे की वजह से अगर अनएब्सॉर्ब पोर्शन आता है, कुछ प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट 5 लाख है अनएब्सॉर्ब का, और ये वाला अनएब्सॉर्ब अमाउंट 7 लाख है, तो 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, तो ये 2 लाख आपका यूएडी की तरह ट्रीट होगा, डोंट वरी, ठीक है। सर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपका सिक्योरिटी में ट्रेड करना बिजनेस है तो मिलेगा, अगर सिक्योरिटी में ट्रेड करना बिजनेस नहीं है तो कैपिटल गेन्स में भी इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। जाकर कैपिटल गेन्स का चैप्टर पढ़ लेना बाद में जब मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आप ट्रेडर ऑन बिजनेस हो, ट्रेडर करते हो, ट्रेडर इन सिक्योरिटी हो, तो आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन का टैक्स का डिडक्शन पीजीबी में मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलने वाला, ठीक है। सर कमोडिटी ट्रांजैक्शन के टैक्स के लिए भी वही भाषण है कि यहां पर आप अगर ट्रेडर इन कमोडिटी हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला। लास्ट बट नॉट लीस्ट 36(1)(18 सर मार्क टू मार्केट लॉस का डिडक्शन है। मार्क टू मार्केट क्या होता है सर? से आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स खरीदे, अब रोज के बेसिस पर उसको ट्रेस करते हो आप, मंडे को इसको कितना लॉस हुआ, ट्यूसडे को कितना लॉस हुआ, वेडनेसडे को कितना लॉस हुआ, और रोज रिकॉर्ड करते हो उसको। तो मार्क टू मार्केट लॉस इज अलाउड एज पर इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक आईसीडीएस बनाया, वो सी एंटर में नहीं है, ठीक है। तो आईसीडीएस इनफैक्ट सी एंटर में है नहीं, आपको इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ये इनकम टैक्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये टैक्स वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, वो इनकम टैक्स वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप सीए फाइनल में पढ़ लेना, सी एंटर में नहीं है। तो अब आपको आईसीडीएस के हिसाब से अगर करते हो तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, यहां पर लिखा गया, चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज हमारा सेक्टर वाइज डिडक्शन। अब हम लोग सेक्टर वाइज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला सेक्टर जो हमारा यहां पर है वो है हमारा साइंटिफिक रिसर्च डिडक्शन वाला सेक्टर, ठीक है। अब साइंटिफिक रिसर्च वाले के अंदर सबसे पहले हम लोग ने सारे सेक्शनों को 7 सेक्शन में कैटेगराइज कर दिया था। पहले हमने ये 2 सेक्शन पढ़ा था, फिर हमने ये तीसरा सेक्शन पढ़ा था, फिर हमने ये 4 सेक्शन इकट्ठा पढ़ा था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूं कि ये सारे सेक्शनों में से ये 4 जो सेक्शन है ना, ये 4 जो सेक्शन, ये आपको नए रेजिम में नहीं मिलते, न्यू रेजिम में नहीं मिलते। जो बाय डिफॉल्ट रेजिम बना दिया ना सरकार ने अभी, बाय डिफॉल्ट रेजिम, न्यू रेजिम, उसमें टैक्स रेट्स कम है, लेकिन आपको बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस की बलि देनी पड़ेगी। तो इन सारे डिडक्शंस की आपको बलि देनी पड़ेगी पीजीबीपी के अंदर, अगर आप नया रेजिम फॉलो करते हो। अगर आप ओल्ड रेजिम फॉलो करते हो तो आपको ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। अभी साथ साथ में मैं ये सब भी बोलते रहूंगा आपको, जैसे जैसे मैं अपना रिवीजन वीडियो आगे बढ़ाता रहूंगा कि कौन कौन से डिडक्शन आपको नए रेजिम में नहीं मिलेंगे। सर ये दोनों क्या नए रेजिम में मिलेंगे? हाँ, ये दोनों नए रेजिम में मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर व्हाट अबाउट दिस? ये तो वैसे भी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है, तो यहां पर तो वो सवाल आएगा भी नहीं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले इन 2 सेक्शंस के बारे में। इन 2 सेक्शंस के अंदर क्या बोला गया है? ये सेक्शन, ये दोनों सेक्शन में आप साइंटिफिक रिसर्च करते हो, खुद करते हो, खुद रिसर्च करते हो, ठीक है। अब अगर खुद रिसर्च करते हो, खर्चा करते हो, तो आपको यहां पर 100% डिडक्शन मिलने वाला है बहुत सारे खर्चों का। जैसे अगर 35(1)(1) में आओगे तो आपको रेवेन्यू खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, और 35(1)(4) में आओगे तो आपको कैपिटल खर्चों का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अब क्या बिजनेस शुरू होने के पहले का भी खर्चा मिलेगा? हाँ, दोनों में आपको पिछले 3 साल तक का डिडक्शन मिलेगा, बिजनेस शुरू होने के पहले के 3 साल। मतलब अगर आज बिजनेस शुरू हुआ तो आज से पिछले 3 साल में जो खर्चा किया है वो डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। कब मिलेगा? ईयर ऑफ कमेंसमेंट में मिलेगा। सारा खर्चा आपको इकट्ठा करना है, जिस साल में बिजनेस शुरू हुआ उस साल में आपको सारा का सारा डिडक्शन ले लेना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रेवेन्यू खर्चे पर। रेवेन्यू में कौन कौन सा मिलेगा? देखो, बिजनेस शुरू होने के पहले अगर आप सैलरी का खर्चा करते हो, परचेस ऑफ मटेरियल का खर्चा करते हो, तो आपको 100% 100% डिडक्शन मिलेगा। सिर्फ अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी से, जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस शुरू होने के बाद तो कोई भी खर्चा करोगे तो 100% डिडक्शन मिलेगा, आपको अप्रूवल लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कैपिटल खर्चे के अंदर कौन कौन सा खर्चा मिलेगा? प्री कमेंसमेंट में पिछले 3 साल, प्री कमेंसमेंट में रिमेंबर ओनली पिछले 3 साल का, जिस दिन बिजनेस शुरू होता है, बिजनेस कमेंस होता है, उस दिन से पिछले 3 साल का डिडक्शन मिलेगा, उसके बियॉन्ड का डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है, दोनों में, रेवेन्यू में भी, कैपिटल में भी। अब कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल में पिछले 3 साल का डिडक्शन मिलेगा? हाँ मिलेगा। कौन सा खर्चा नहीं मिलेगा? कैपिटल में सिर्फ एक खर्चा नहीं मिलेगा, उसका नाम है लैंड। लैंड छोड़ दो, लैंड छोड़कर बाकी सब मिलेगा, ठीक है, पिछले 3 साल का। प्री कमेंसमेंट के बाद, पोस्ट कमेंसमेंट में सर बिजनेस शुरू हो गया उसके बाद, बिजनेस शुरू हो गया उसके बाद अगर रिसर्च कर रहे हो तो वहां पर भी आपको डिडक्शन मिलेगा 100% एक्सेप्ट लैंड। लैंड का डिडक्शन छोड़कर प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, इन सब का आप 100% डिडक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बार आपने यहां इस सेक्शन में डिडक्शन ले लिया, फिर आप डेप्रीसिएशन नहीं मांग सकते हो, ठीक है। नॉर्मल डेप्रीसिएशन भी नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रीसिएशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 100% डिडक्शन अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का ले रहे हो। तो अब आप किस मुंह से डेप्रीसिएशन का डिडक्शन मांगोगे? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए ना हमको यार, 100% डिडक्शन लेने के बाद भी हम डेप्रीसिएशन का डिडक्शन मांग रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है। नेक्स्ट,
अगर कैपिटल खर्चे की वजह से लॉस होता है, किसके वजह से? कैपिटल खर्चे की वजह से। ये मैंने आपको बोला था, मैं इंटरलिंकिंग भी करूंगा। अगर कैपिटल खर्चे की वजह से लॉस होता है तो वो लॉस को आप यूएडी की तरह ट्रीट करोगे, मतलब इंफिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकते हो, किसी भी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट सैलरी इनकम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे सेक्शन की तरफ। तीसरा सेक्शन बहुत स्पेसिफिक सेक्शन है, बहुत कंडीशंस है उसके अंदर। सबसे पहले तीसरा सेक्शन सिर्फ कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, तीसरा सेक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरर करने के लिए एप्लीकेबल है, बाकी सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसमें भी कुछ 11 शेड्यूल वाले आइटम्स आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स है, गवर्नमेंट ने 11 शेड्यूल में डाला है, वो आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो। साथ साथ में बायोटेक्नोलॉजी का बिजनेस करोगे तो चलेगा, आपको डिडक्शन यहां पर मिल जाएगा। उसके साथ साथ और भी कंडीशन है, आपको रिसर्च इन हाउस करना पड़ेगा। इन हाउस मतलब खुद से करना पड़ेगा, किसी को आउटसोर्स नहीं कर सकते हो। आपका एक अग्रीमेंट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो अग्रीमेंट अप्रूव होना चाहिए। बहुत सारे नाटक है। लैंड और बिल्डिंग का डिडक्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगा इस तीसरे सेक्शन के अंदर। लैंड का तो मिलेगा ही नहीं, बिल्डिंग के लिए आप ऊपर जा सकते हो 3514 में, वहां जाकर आप 100% डिडक्शन ले सकते हो। प्लस यहां पर सिर्फ पोस्ट कमेंसमेंट का डिडक्शन मिलता है, प्री का डिडक्शन नहीं मिलता है। ये सारे कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको सारे कैपिटल और रेवेन्यू खर्चे आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। ठीक है, पहले ये सेक्शन 150% हुआ करता था, उससे पहले ये 200% का डिडक्शन देता था, तब ये सेक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। अब इस सेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि यहां भी 100% मिलता है, यहां भी 100% मिलता है, तो इंसान यही ले लेगा, नीचे का हो जाएगा। ठीक है, डोंट मेक सेंस टू गो बिलो। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि हम अगर साइंटिफिक रिसर्च नहीं कर सकते, अब ये सारे के सारे डिडक्शंस ये जो चार है ना, नॉट एलिजिबल इन न्यू रेजिम, न्यू रेजिम में ये सारे डिडक्शंस आपको नहीं मिलते, ये सब गवर्नमेंट ने मना कर दिया न्यू रेजिम के अंदर। अब ये किसके लिए है? जब आप डोनेशन देते हो किसी को, किसको डोनेशन दो? 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 के अंदर आप किसी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को डोनेशन देते हो, 100% डिडक्शन मिलेगा। अगर किसी स्टैटिस्टिकल या सोशल साइंस वाले को डोनेशन देते हो, 100% मिलेगा। अगर नेशनल लेबोरेटरी और आईआईटी को डोनेशन देते हो, 100% मिलेगा। या किसी साइंटिफिक रिसर्च इंडियन कंपनी को डोनेशन देते हो, एक ऐसी इंडियन कंपनी जो साइंटिफिक रिसर्च करती है, उसको डोनेशन दे रहे हो तो 100% डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब ये सब जिसको भी डोनेशन दे रहे हो, ये सब लोग अप्रूव्ड होने चाहिए, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, गवर्नमेंट से इनको अप्रूवल मिलता है, वो अप्रूवल उनके पास होना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने आज डोनेशन दे दिया और अब मैंने डिडक्शन ले लिया और आगे जाकर उनका अप्रूवल अगर गवर्नमेंट ने छीन लिया, तो उसमें मेरी गलती है? उसमें आपकी गलती नहीं है, आपका अप्रूवल, आपका जो डिडक्शन है वो मना नहीं करेगी, गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी। ठीक है, आपने जब डोनेशन दिया तब उसका अप्रूवल होना चाहिए, बाद में गवर्नमेंट उसका अप्रूवल छीन के विड्रॉ कर लेती है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है, आपको आपका डिडक्शन मिलकर रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सर, अगर ये सारे असेट्स जिस पर हमने 100% डिडक्शन क्लेम किया है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये आगे जाकर बेच दूंगा तो क्या होगा? नाउ डिपेंड्स, आप उसको कैसे बेचते हो। देखो, एक तो आपने उसको रिसर्च के लिए खरीदा और अगर वहीं से बेच देते हो विदाउट यूजिंग इनटू बिजनेस, रिसर्च से खरीदा, रिसर्च के लिए मैंने 100 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, वहीं से बेच डाला, ठीक है, तो ट्रीटमेंट अलग है। और अगर मैंने उसको बिजनेस में लाकर, मतलब अपने नॉर्मल बिजनेस में लाया और फिर बाद में उसको बेचा, तो ट्रीटमेंट अलग है। बी वेरी केयरफुल। तो मैंने 100 करोड़ की मशीनरी खरीदा, मान लो मैंने 100 करोड़ की मशीनरी खरीदा, 100 करोड़ का डिडक्शन ले लिया, उसके बाद में मैंने डायरेक्टली बेच दिया, से 70 करोड़ में बेच दिया, तो फिर मुझे डीम्ड इनकम लग जाएगा। सोल्ड विदाउट यूजिंग इन बिजनेस, डायरेक्टली बेच दिया, तो डीम्ड इनकम कितना होगा? जितने में भी बेचा कंपेयर विद जितना डिडक्शन क्लेम किया था, विच एवर इज लोअर, उतना आपकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी। ठीक है, साथ साथ में कैपिटल गेन्स भी लग सकता है, अगर सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट से ज्यादा है तो कैपिटल गेन्स का इंप्लीकेशन भी आ सकता है। ठीक है, सो मिसाल के तौर पर अगर मैंने 100 करोड़ का डिडक्शन क्लेम किया और मैंने बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस 150 में बेचा, ठीक है, तो यहां पर डीम्ड इनकम कितनी हो जाएगी? 100 करोड़। सेलिंग प्राइस और डिडक्शन अलाउड विच एवर इज लोअर इज 100 करोड़, और आगे जाकर कैपिटल गेन्स क्या हो जाएगा? 150 करोड़ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट कितना? माइनस कॉस्ट 100 करोड़, तो 50 करोड़ का आपको कैपिटल गेन्स भी लग सकता है। ठीक है, लेकिन 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 ये जो मशीनरी है, मैंने जो 100 करोड़ की खरीदी वो मैं डायरेक्टली नहीं बेच रहा हूं, मैं अपने अपने नॉर्मल बिजनेस में उसको ट्रांसफर कर रहा हूं। तो अगर नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर कर रहा हूं तो वो ब्लॉक ऑफ असेट में जगह मांगेगी, तो ब्लॉक ऑफ असेट में उसको जगह तो मिलेगी लेकिन उसको वैल्यू नील मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी 100% डिडक्शन क्लेम करके रखा है। जगह तो मिलेगी, मैंने क्लास में बोला था, उसको जगह तो मिलेगी, घर में, परिवार में जगह तो मिलेगी, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा। ठीक है, सम्मान नहीं मिलेगा, परिवार में जगह तो मिलेगा, जगह मिलेगा मतलब क्वांटिटी में ऐड हो जाएगा वो, लेकिन वैल्यू में उसका 0 रुपीस एडिशन होने वाला है। ठीक है, आगे जाकर जब बेचोगे तो ब्लॉक ऑफ असेट का जो कैपिटल गेन्स है, जो हमने कैपिटल गेन्स के चैप्टर में पढ़ा है, उस हिसाब से उसका कैपिटल गेन चार्ज होगा। चेक कर लो एक बार। तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है 35D, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। सबसे पहले डिडक्शन किसको मिलेगा ये चेक करो, ये सिर्फ इंडियन कंपनीज को मिलेगा, और अगर आप कंपनी नहीं हो तो सिर्फ रेजिडेंट हो तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब ये खर्चा आप कब करोगे? बिजनेस शुरू होने के पहले भी कर सकते हो, बिजनेस शुरू होने के बाद भी कर सकते हो। बस एक कंडीशन, अगर बिजनेस शुरू होने के बाद कर रहे हो पोस्ट कमेंसमेंट में, तो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए होना चाहिए या तो नया यूनिट सेटअप करने के लिए होना चाहिए, कोई बिजनेस के अंदर बड़ा चेंज आना चाहिए, एक्सपेंशन या सेटिंग अप ऑफ अ न्यू यूनिट। तीसरा, कौन कौन से खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस माने जाएंगे?
उसकी गवर्नमेंट ने यहां पर लिस्ट दी है, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी आया है। प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रिपरेशन ऑफ मार्केट सर्वे करते हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट करते हो, प्रोजेक्ट सर्वे करते हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट करते हो, इंजीनियरिंग सर्विस करते हो, उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करते हो, प्रिंट करते हो, उसके बाद लीगल फीस कुछ इनकर करते हो, शेयर इशू एक्सपेंस करते हो, डिबेंचर इशू एक्सपेंस करते हो, और कुछ और एक्सपेंसेस जो सीबीडीटी नोटिफाई करती है वो सब करते हो। ठीक है, अब यहां पर एक अमेंडमेंट आया, ये जो येलो में मैंने किया ना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करने का खर्चा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने का खर्चा, और मार्केट सर्वे करने का खर्चा, इंजीनियरिंग सर्विसेज करने का खर्चा, ये पॉइंट नंबर ए बी सी। इसके लिए क्या था पता है, पहले ये कंडीशन था कि या तो आपको खुद को करना है, या तो कोई अप्रूव्ड कंसर्न से सीबीडीटी उसको अप्रूव करेगी उससे करवाना है। ठीक है, या तो खुद करना है, या तो सीबीडीटी किसी कंसर्न को अप्रूव करेगी उससे करवाना है। लेकिन अब फाइनेंस एक्ट 23 में अमेंडमेंट आ गया, गवर्नमेंट बोलती है आप खुद ही करो, कोई टेंशन नहीं है, और उसके बाद में एक स्टेटमेंट भर के हमको दे देना। ठीक है, आपको किसी अप्रूव्ड कंसर्न से करवाने की जरूरत नहीं है, जिससे करवाना है कराओ, आप खुद करो या किसी और से करवाओ, बस स्टेटमेंट भर के बता देना कौन कौन से खर्चे आपने किए, बस। किसी अप्रूव्ड कंसर्न से करवाने का कंडीशन अब निकल चुका है। ठीक है, जस्ट सीबीडीटी को एक स्टेटमेंट भर के आपको दे देना और कुछ नहीं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस सेक्शन, कि कितना डिडक्शन मिलता है यहां पर, गवर्नमेंट आपको कितना डिडक्शन देगी। यहां पर देखो, गवर्नमेंट यहां पर डिडक्शन आपको देती है। सबसे पहले आपने जो एक्चुअल खर्चा किया है वो आप नोट डाउन करो। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा आपका, जबकि यहां पर पॉइंट नंबर 2 लिखा है, 1 और 2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपन ने क्लास में इसको पॉइंट नंबर 1 बोला था। तो सबसे पहले एक्चुअल खर्चा निकाल लो, निकाल लिया। उसके बाद आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, उसका 5% लो, और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालो, उसका 5% लो, दोनों में से जो भी हायर है वो ले लो। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, उसमें सिर्फ शेयर कैपिटल आएगा, उसमें सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका डिबेंचर आएगा, बस ये 3 चीज आएगी। सर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कुछ नहीं आएगा, शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिबेंचर, इन तीनों का टोटल मारो, उसका 5% लो। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब सारे फिक्स्ड असेट्स का टोटल मारो, उसका 5% लो, दोनों में से जो भी हायर है वो पॉइंट नंबर 1। ठीक है, अब 1 और 2 दोनों में से जो भी लोअर है वो आपका डिडक्शन हो जाएगा, चेक करो। अब भी कहानी खत्म नहीं हुई, ये आपका टोटल अमाउंट होगा डिडक्शन का, उसको आप डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको पता चलेगा कितना अमोर्टाइज करना है हर साल। तो आपको 1/5 अमोर्टाइज करना है 5 सालों तक, करंट ईयर से लेकर अगले 5 साल तक 1/5 आपको डिडक्शन मिलता रहेगा। इस तरीके से आपको इसका डिडक्शन मिलने वाला है, चेक कर लो। ठीक है, अच्छा ये तो सर अगर कंपनी है, तो कंपनी नहीं है तो क्या करोगे, कंपनी नहीं है तो फिर ये वाला पॉइंट तो नहीं होगा सर, इंडिविजुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड तो होता नहीं है, शेयर कैपिटल, डिबेंचर, ये सब तो इंडिविजुअल में होता नहीं है। तो अगर कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म है, तो फिर डायरेक्टली 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को एक्चुअल खर्चे से कंपेयर करोगे, विच एवर इज लोअर, और आपको आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, पहले एक्चुअल खर्चा निकालो, उसके बाद 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो ले लो, और फिर एक्चुअल से कंपेयर करो, दोनों में से जो भी कम है वो ले लो। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का कंप्यूटेशन करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं मैं अपने अगले और बड़े डिडक्शन की तरफ, दैट इज 35AD। 35AD क्या है, इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन। यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ 14 बिजनेसेस डाले हैं, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन देंगे। सबसे पहले ये 14 बिजनेस कौन कौन से वो देखना पड़ेगा। कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस शुरू करते हो फॉर सर्टन प्रोडक्ट, या तो वेयरहाउसिंग ऑफ बिजनेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए वेयरहाउस बनाते हो तो आपको डिडक्शन मिलेगा, या हॉस्पिटल बनाते हो कम से कम 100 बेड वाला, या होटल बनाते हो कम से कम 2 स्टार या उससे ज्यादा वाली। ठीक है, या हाउसिंग प्रोजेक्ट करते हो फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे दिल्ली के अंदर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले घर बनाते, मुंबई के अंदर माड़ा वाले घर बनाते, डेवलप सस्ते घर। ठीक है, उसके बाद स्लम रीडेवलपमेंट के लिए भी घर बनता है, झुग्गियां हटाते हो वहां जाकर बिल्डिंग बनाते हो, वैसी बिल्डिंग बनाओ, हम आपको 100% डिडक्शन देंगे क्या पीजीबीपी के अंदर। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर करो, हम आपको 100% डिडक्शन देंगे। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बनाओ, किसकी, नेचुरल गैस की, क्रूड की, ऑयल पेट्रोलियम की, हम आपको 100% डिडक्शन देंगे। इनलैंड कंटेनर डेपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, जो पोर्ट्स वोर्ट्स के ऊपर कंटेनर पड़े होते हैं वो बनाओ आप। ठीक है, बी कीपिंग, प्रोडक्शन ऑफ हनी, बीज वैक्स, हनी बनाओ, हनी के कैंडल्स बनाओ, बीज वैक्स बोला जाता है, प्रोडक्शन करो उन सब चीजों का, हम आपको 100% डिडक्शन देंगे। वेयरहाउसिंग करो शुगर की, हम आपको 100% डिडक्शन देंगे। स्लरी पाइपलाइन बनाओ, ट्रांसपोर्टेशन को आयन और के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो पाइपलाइन होती है उसे बोला जाता है स्लरी पाइपलाइन, वो बनाओ। सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन बनाओ, जो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के अंदर चिप होती है वो बनाओ, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालो, हम आपको 100% डिडक्शन देंगे। या तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में पैसा लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर देश का बढ़ाओ, इंडिया के अंदर हम आपको डिडक्शन देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, रोड आएगा, हाईवे आएगा, हाउसिंग आएगा, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट आएगा, वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम आएगा, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सीवरेज सिस्टम, नाले वाले साफ करो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड पोर्ट, ये सारी चीज बनाओ, हम आपको 100% डिडक्शन देंगे। अब ये 14 के 14 बिजनेस कोई भी कर सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म, एओपी, बीओआई कंपनी, एलएलपी, कोई भी, लेकिन 2 बिजनेस, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाला और ये पाइपलाइन वाला, ये सिर्फ और सिर्फ या तो इंडियन कंपनी करेगी या तो कंजोर्शियम ऑफ इंडियन कंपनी। कंजोर्शियम ऑफ इंडियन कंपनी का मतलब होता है इंडियन कंपनी का जॉइंट वेंचर, हर किसी के बस की बात नहीं, ऐरा गैरा नथु गैरा ये सारे बिजनेस नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट ने साफ साफ यहां पर कर दिया है। नेक्स्ट
कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एलिजिबल, कितना डिडक्शन मिलेगा सर? प्री कमेंसमेंट में जो भी खर्चा कर रहे हो पूरा मिलेगा। यहां पर साइंटिफिक रिसर्च जैसा 3 साल का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, जितना भी खर्चा कर रहे हो सब मिल जाएगा। 3 साल के अंदर कर रहे हो, 3 साल के पीछे कर रहे हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही कंडीशन है, जो भी खर्चा कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कैपिटलाइज कर देना, बस कैपिटलाइज मतलब रिकॉर्ड कर देना। साथ साथ में पोस्ट कमेंसमेंट में खर्चा करोगे तो वो भी मिलेगा, ठीक है। अब कुछ खर्चे यहां पर नहीं मिलेंगे, ये दिमाग में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सेक्शन का। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जो खर्चा करते हो, प्री में करते हो पोस्ट में करते हो, दोनों में आपको नहीं मिलेगा। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का खर्चा आपको डिडक्शन के तौर पे नहीं देने वाली है सरकार। साथ साथ में अगर एक दिन में एक बंदे से 10,000 रुपए से ज्यादा पेमेंट करते हो किसी एसेट को खरीदने के लिए, तो आपको 4 मोड से पेमेंट करना है। वो 4 मोड कौन से आप याद कर लो, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस, सच इलेक्ट्रॉनिक मोड। उस 4 मोड के बारे में थोड़ी देर बाद मैं डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। अब कुछ कंडीशंस और सेटिस्फाई करने पड़ेंगे अगर आपको 3580 में डिडक्शन लेना है। आपका बिजनेस एकदम न्यू होना चाहिए, पुराने बिजनेस को स्प्लिट करके, अमेलगमेट करके, तोड़ के, डीमर्ज करके अगर नया बिजनेस खड़ा करोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपके बिजनेस में सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं चलेगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां पर चल जाएगी। जहां पर गवर्नमेंट ने बोला है अगर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी 20% ऑफ टोटल वैल्यू है तो चल जाएगी, और अगर इंपोर्टेड सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है तो भी चल जाएगी। सबसे पहले टोटल मशीनरी में 20% सेकंड हैंड चल जाएगी, और इंपोर्ट करके सेकंड हैंड मंगवा रहे हो तो भी चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक बार आपने यहां डिडक्शन क्लेम कर लिया, फिर आपको किसी और सेक्शन में इसका सिमिलर डिडक्शन नहीं मिलेगा। जैसे 10AA में एसईजेड में जाकर डिडक्शन मांगोगे, उधर भी तो मैन्युफैक्चरिंग करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, वहां डिडक्शन नहीं मांग सकते हो। चैप्टर 6A में कोई और डिडक्शन नहीं मांग सकते हो। 32 में नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, उसका डिडक्शन नहीं मांग सकते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल है, एक बार यहां डिडक्शन ले लिया तो दूसरे कहीं पर जाकर आप नहीं मांग सकते हो। डबल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा एक ही खर्चे के ऊपर, बस इतना ही बोलना चाहती है। स्पेशल बेनिफिट फॉर होटल इंडस्ट्री, देखो होटल इंडस्ट्री के लिए क्या स्पेशल बेनिफिट बनाया है। जैसे मैं ताज हूं, अगर मैं ताज हूं तो मैं ताज क्या करेगा, होटल बिल्ड करेगा और आपको ट्रांसफर कर देगा ऑपरेशंस, क्योंकि आप ताज के फ्रेंचाइज हो, आप फ्रेंचाइज के तौर पे ताज को चला रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो। तो अगर मैं बिल्ड कर रहा हूं और मैं आपको ताज चलाने के लिए फ्रेंचाइज के तौर पे दे रहा हूं, तो क्या मुझे डिडक्शन मिलेगा? गवर्नमेंट ने बोला हाँ मिलेगा। आपको दोनों करना जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्ड भी आप ही करो ऑपरेट भी आप ही करो, ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है लॉ के अंदर। गवर्नमेंट ने बोला है अगर ताज बिल्ड करती है और ऑपरेशंस के किसी और को ट्रांसफर करती है तो ताज को उसका डिडक्शन मिल जाएगा, चेक कर लो। नेक्स्ट, सर इतना सारा डिडक्शन लेने के बाद तो लॉस ही होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी लॉस होगा सेक्शन 73A के हिसाब से सेट ऑफ होगा। कैसे सेट ऑफ होगा? 35AD के बिजनेस का लॉस सिर्फ 35AD के बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है, किसी और से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। मतलब ये 14 बिजनेस में अगर लॉस होता है तो ये 14 बिजनेस में आपस में सेट ऑफ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। साथ साथ में यहां पर एक बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके लिए यहां पर कोई टाइम पीरियड नहीं है, 4 साल 8 साल, आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ईयर्स तक इसको क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इन दिस सेक्शन, अगर 35AD का असेट कोई खरीदा और उसके बाद वो असेट अगर बेच दिया या डिस्कार्ड कर दिया या डिस्ट्रॉय हो गया या डेमोलिश हो गया, 100 करोड़ का असेट खरीदा, 100 करोड़ का डिडक्शन लिया, उसके बाद बेच दिया, डिस्कार्ड कर दिया, डेमोलिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ये 4 शब्द दिमाग में रखो, अच्छे से छाप लो। तो उससे जो भी पैसा मिलेगा सेल प्राइस, वो आपकी डीम्ड इनकम सेक्शन 28। कितने साल बाद, कितने साल भी, 1 साल बाद बेचा तो 1 साल बाद, 2 साल बाद बेचा तो 2 साल बाद, 10 साल बाद बेचा तो 10 साल बाद, 50 साल बाद बेचा तो 50 साल बाद, जब भी बेचोगे, जब भी डिस्कार्ड करोगे, जब भी डेमोलिश करोगे, जब भी डिस्ट्रॉय करोगे, तो आपके हाथ में डीम्ड इनकम मानी जाएगी, ठीक है। ये 4 शब्द दिमाग में रखना। अब 5वीं चीज क्या है, मैंने एसेट खरीदा लेकिन 2 साल बाद उसको बेचा नहीं, बल्कि मैंने डिस्कार्ड भी नहीं किया, मैंने डिस्ट्रॉय भी नहीं किया, मैंने डेमोलिश भी नहीं किया, बल्कि मैंने दूसरे बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया जो 35AD के लिए एलिजिबल नहीं है, मैंने नॉन एलिजिबल बिजनेस के लिए ट्रांसफर कर दिया, मैं कोचिंग क्लासेस में ट्रांसफर कर दिया, मैं कोई और बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया जो 35AD में कवर नहीं है, तो क्या होगा? तो फिर आपके लिए राइट हैंड साइड वाला डीम्ड इनकम एप्लीकेबल होगा। अगर 8 साल के अंदर ऐसी हरकत करते हो, गवर्नमेंट बोलती है एक बार अगर एसेट 35AD के लिए खरीदते हो तो 8 साल तक उसको 35AD के लिए यूज करना पड़ेगा। 8 साल के अंदर अगर 35AD छोड़कर किसी और पर्पस के लिए यूज किया तो हम आपकी बैंड बजा देंगे। कैसे बैंड बजाएंगे? देखो इस तरीके से, जितना भी डिडक्शन क्लेम किया था माइनस जितने साल तक ढंग से यूज किया उतने साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने का मौका देंगे, जो बैलेंस है वो डीम्ड इनकम मानी जाएगी। चेक करो, तो मान लो अगर 100 करोड़ की बिल्डिंग खरीदा और 2 साल ढंग से यूज किया तो 2 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करो और उसके बाद में जो भी अमाउंट होगा वो डीम्ड इनकम हो जाएगी। से 2 साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा बिल्डिंग के ऊपर? 2 साल का डेप्रिसिएशन 19 लाख आएगा। पहले साल का कितना? 10 लाख, दूसरे साल का 9 लाख WDV के हिसाब से, तो 19 लाख माइनस कर दो, 81 लाख आपका डीम्ड इनकम बन जाएगा। वो जो डीम्ड इनकम है वो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहां पर एक रिलैक्सेशन है, अगर आपकी कंपनी सिक हो चुकी है, सिक बीमार कंपनी हो गई, तो आपके लिए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर आपके ऊपर ये डीम्ड इनकम 81 लाख की नहीं लगेगी, ठीक है। अब सुनो जरा, सर ये 81 लाख पे टैक्स भर दूंगा, उसके बाद मैं फ्री हूं इस असेट को कहीं भी यूज करने के लिए। हाँ, उसके बाद आप फ्री हो, तो उसके बाद आगे जाकर उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। उस 81 लाख के ऊपर आपको एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगा और वो 81 लाख आपका एक्चुअल कॉस्ट होगा। आप वो असेट फ्री है, आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले 100 करोड़ का डिडक्शन लिया,
100 करोड़ का डिडक्शन लेने के बाद 2 साल के अंदर कांड किया, 8 साल के अंदर कभी भी करोगे तो ऐसा ही होगा। 2 साल के अंदर आपने कांड किया तो डीम्ड इनकम भरो, डीम्ड इनकम करने के बाद आपका एसेट फ्री हो गया, उसके बाद उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहां पर आपका सारे के सारे स्पेसिफिक डिडक्शंस खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जनरल डिडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन वीआरएस, वीआरएस का खर्चे का डिडक्शन कैसे मिलेगा? देखो वीआरएस का खर्चा जनरली बहुत बड़ा खर्चा होता है, इसके लिए गवर्नमेंट उसमें आपको क्या बोल रही है, उसका खर्चे का डिडक्शन हम आपको 5 सालों में देंगे, एक झटके में नहीं देंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। चेक करो, जस्ट लाइक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, चेक करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज जनरल डिडक्शन। देखो जनरल डिडक्शन के अंदर वो सारे खर्चे आएंगे जो ऊपर कवर्ड नहीं थे सेक्शन 32 36 में। यहां पर आपको 4 कंडीशन फुलफिल करना है, बस दैट्स इट। 4 कंडीशन में से 3 नेगेटिव कंडीशन, एक पॉजिटिव कंडीशन है। लेट्स सी ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सबसे पहले आपका खर्चा सेक्शन 32 36 में कवर नहीं होना चाहिए, आपका खर्चा पर्सनल नहीं होना चाहिए, आपका खर्चा कैपिटल नहीं होना चाहिए, और आपका खर्चा पॉजिटिव कंडीशन शुड बी इनकर्ड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। उसके अलावा आपका खर्चा इलीगल नहीं होना चाहिए, इलीगल खर्चे का डिडक्शन आपको यहां पर नहीं मिलेगा। अब वो इलीगल खर्चा आप इंडिया में करोगे तो भी नहीं मिलेगा, इंडिया के बाहर करोगे तो भी नहीं मिलेगा। ऐसा कोई खर्चा विच इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ, फिर वो इंडियन लॉ तोड़ रहे हो तो भी नहीं मिलेगा वो खर्चा, फॉरेन लॉ तोड़ रहे हो तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ साथ में सेकंड वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था, जो फार्मा कंपनी डॉक्टरों को क्या देती है, लालच देती है, रिश्वत देती है। क्या रिश्वत देती है डॉक्टरों को? फार्मा कंपनी डॉक्टरों को बोलती है कि आप हमारी दवाई बेचो तो हम आपको फ्री भी देंगे। फ्री भी मतलब आपको हम फॉरेन टूर देंगे, आईफोन देंगे, गिफ्ट देंगे, ये देंगे। तो ये देना भी गलत है। अगर ऐसा फार्मा कंपनी करती है तो डॉक्टर लोगों को लेना मना है, और अगर डॉक्टर लोग ऐसी चीजें एक्सेप्ट करते हैं तो फार्मा कंपनी के हाथ में वो खर्चा क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ में कंपाउंडिंग एंड ऑफेंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर। कंपाउंडिंग एंड ऑफेंस क्या होता है पता है? अगर आप कोई कानून तोड़ते हो तो जनरली गवर्नमेंट आपको जेल में डाल देगी, ठीक है। तो जेल से जाने के लिए, बचने के लिए आप क्या करते हो, आप एक हैवी फी भरते हो, उसको बोला जाता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो अगर आप कोई ऑफेंस कंपाउंड करते हो, मतलब जेल में जाने के बदले एक हैवी कंपाउंडिंग फी भरते हो, तो वो फी भी आपको इनकम टैक्स लॉ के अंदर क्या हो जाएगी, डिसअलाउ हो जाएगी। फिर आप इंडिया का कानून तोड़ो या बाहर का कानून तोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। केयरफुल रहना। नेक्स्ट, सीएसआर का खर्चा अगर आप करते हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। अब यहां पर बहुत सारी लंबी लिस्ट है, एक एक करके मैं सब आपको बताता हूं कौन सा खर्चा आपको मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। जनरली एडवर्टीजमेंट का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, आप एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग अपने बिजनेस में कर सकते हो, लेकिन एडवर्टीजमेंट इन ए ब्रोशर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अलाउड। पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर में अगर एडवर्टीजमेंट करोगे तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। दिवाली पूजा या न्यू ईयर सेलिब्रेशन का खर्चा करोगे तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। डिविडेंड का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि डिविडेंड कोई एक्सपेंस नहीं है, वो एक अप्रोप्रिएशन है। नेक्स्ट, सीए अगर कोई सेमिनार या लॉयर अगर कोई सेमिनार पे खर्चा करता है, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी नहीं मिलेगा। प्रोविजन फॉर डेफर्ड टैक्स आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, एएस 22 में नहीं मिलेगा। प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट नहीं मिलेगा। प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सब कुछ या तो पर्सनल है, या तो ये सब कुछ कैपिटल है, या तो ये सब कुछ फाइनल लायबिलिटी नहीं है, अनकंटिंजेंट लायबिलिटी, इसलिए इन सब का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो क्या मिलेगा? हाँ मिलेगा डिडक्शन, लेकिन एम्प्लॉयर को उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। शेयर इशू, डिबेंचर इशू, ये सब का खर्चा अगर इशू करते हो, शेयर इशू करते हो, डिबेंचर इशू करते हो, इसका डिडक्शन मिलेगा। देखो उसके अंदर दो अलग चीज है। अगर राइट शेयर्स इशू करते हो, आईपीओ में शेयर्स इशू करते हो, तो वो कैपिटल एक्सपेंस है, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बायबैक करते हो शेयर्स, बोनस शेयर्स इशू करते हो, डिबेंचर्स इशू करते हो, लोन इशू करते हो, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा ध्यान से देखना। राइट शेयर्स आईपीओ करते हो तो नहीं मिलेगा। बायबैक, बोनस शेयर्स, डिबेंचर्स और लोन अगर रेस करते हो, उसके लिए खर्चा करते हो, तो रेवेन्यू खर्चा, उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। चेक कर लो। पेनाल्टी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेनाल्टी दो किस्म की होती है। पीनल, पीनल मतलब कानून तोड़ने के लिए। अगर पीनल पेनाल्टी है तो कानून तोड़ने के लिए, तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। कॉम्पेंसेटरी पेनाल्टी है, वो तो बिजनेस के अंदर अगर कुछ लेट हो गया, मैंने कुछ समय पे माल सप्लाई नहीं किया, तो मैं आपको कॉम्पेंसेशन दे रहा हूं, तो वो उस किस्म की पेनाल्टी, वो कानून तोड़ने के लिए नहीं है, वो अलाउड होती है, ठीक है। इनकम टैक्स के इंटरेस्ट भी डिसअलाउड है, पेनाल्टी भी डिसअलाउड है। जीएसटी का इंटरेस्ट आपको अलाउ होता है, बी केयरफुल, जीएसटी भी अलाउड होता है, जीएसटी का इंटरेस्ट भी अलाउड होता है, लेकिन इनकम टैक्स का इंटरेस्ट भी डिसअलाउड है, इनकम टैक्स भी डिसअलाउड है, इनकम टैक्स की पेनाल्टी भी डिसअलाउड है। जीएसटी की पेनाल्टी भी डिसअलाउड है, क्योंकि वो पीनल इन नेचर है, जीएसटी का कानून। तो सुन लो, इनकम टैक्स डिसअलाउ, जीएसटी अलाउ। इनकम टैक्स का इंटरेस्ट डिसअलाउ, जीएसटी का इंटरेस्ट अलाउ, इनकम टैक्स की पेनाल्टी डिसअलाउ, जीएसटी की पेनाल्टी डिसअलाउ। पेनाल्टी दोनों की डिसअलाउड है, लेकिन इंटरेस्ट और टैक्स जीएसटी में अलाउड है और इनकम टैक्स में डिसअलाउड है। इनकम टैक्स में सभी डिसअलाउड है। फिर फार्मा कंपनी का पॉइंट मैंने आपको पहले ही बोल दिया। फार्मा कंपनी अगर डॉक्टर लोग को कुछ फ्री भी देती है, फॉरेन टूर देती है, गिफ्ट देती है, एक्सेट्रा, ये सब डिसअलाउड है। इनकम टैक्स पे जो आप इंटरेस्ट भरते हो वो डिसअलाउड है, मैंने आपको पहले बोल दिया। जीएसटी पे आप इंटरेस्ट भरते हो वो आपको अलाउड है,
जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अच्छा, अगर डिपार्टमेंट के साथ लड़ रहे हो और उसमें कुछ टैक्स के अंदर लिटिगेशन का फीस भर रहे हो, मतलब सीए को हायर किया, उसको पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर के लिए कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है तो उसका डिडक्शन मिलेगा पार्टनरशिप फर्म को, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए वो पार्टनर क्या है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर वो पार्टनर इंपॉर्टेंट है तो उसका डिडक्शन मिलेगा, और अगर वो पार्टनर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसका डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलेगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ओके। नाउ ये जितने भी खर्चे ये सफिशिएंट है आपको सीए इंटर के अंदर एग्जाम में एड्रेस करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहता हूं ये सिर्फ इलस्ट्रेटिव लिस्ट है। 37(1) एक बहुत बड़ा समंदर है जिसको कोई कंप्लीट नहीं कर पाएगा। मुझे खुद को नहीं आता है पूरा 37(1), क्योंकि उसमें 5000 से ज्यादा केस लॉज है, उसमें हजारों सीबीडीटी के सर्कुलर और नोटिफिकेशन है, और इसके अंदर कोई एंड ही नहीं है 37(1) का। रोज नया 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 कुछ ना कुछ इसके अंदर आता रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज डिसअलाउंस। डिसअलाउंस में दो किस्म का डिसअलाउंस है, एक 40 कैपिटल ए में डिसअलाउंस है और एक 40 स्मॉल ए में डिसअलाउंस है। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 40 कैपिटल ए का डिसअलाउंस के बारे में बात करेंगे। 40 कैपिटल ए का डिसअलाउंस में सबसे पहले 40 ए सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? बोलता है कि रिलेटेड पार्टी को एक्सेस पेमेंट मत करो यार। अगर रिलेटेड पार्टी को एक्सेस पेमेंट करोगे तो एक्सेस डिसअलाउ होगा, पूरा डिसअलाउ नहीं होगा। अगर मार्केट वैल्यू 10,000 है और आप 15,000 पे कर रहे हो तो क्या पूरा 15,000 डिसअलाउ हो जाएगा? नहीं नहीं, सिर्फ 5,000 डिसअलाउ होगा। बी वेरी केयरफुल यहां पर, ठीक है। अब रिलेटेड पार्टी में कौन कौन आता है चलो देखते हैं। अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मेरी वाइफ मेरी रिलेटिव है, मेरा भाई मेरा रिलेटिव है, मेरी बहन मेरी रिलेटिव है। लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट में कौन आ जाएगा? मेरे ऊपर जो है, मेरे नीचे जो है। मेरे ऊपर कौन है? मेरे माँ बाप दादा दादी। मेरे नीचे कौन है? मेरे बच्चे, मेरे पोता पोती, ये सब मेरे नीचे है, ठीक है। ये सब लीनियर असेंडेंट लीनियर डिसेंडेंट में सब कवर हो गए, ठीक है। एचयूएफ का कौन रिलेटिव है? एचयूएफ का मेंबर रिलेटिव है, और मेंबर के रिलेटिव भी एचयूएफ के रिलेटिव है। तो मान लो अगर एचयूएफ में कौन है? एचयूएफ में एक एचयूएफ है, उसके अंदर एक कर्ता है, तो कर्ता तो रिलेटिव है, और कर्ता का भाई भी मेरा रिलेटिव, कर्ता की बहन भी मेरी रिलेटिव, कर्ता की बीवी भी मेरे रिलेटिव, कर्ता के बच्चे भी एचयूएफ के रिलेटिव, तो उसके रिलेटिव भी एचयूएफ के रिलेटिव बन जाएंगे। सेम कंपनी के लिए भी पार्टनर रिलेटिव और उसके रिलेटिव भी कंपनी के रिलेटिव, डायरेक्टर के लिए भी वही सेम है, कंपनी के लिए, फर्म के लिए, एलएलपी के लिए, सबके लिए सेम पॉइंट है, चेक करो। एओपी बीवाई सबके लिए सेम है, ये चारों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। फिर अगर किसी कंपनी में आपका 20% या उससे ज्यादा स्टेक है तो वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाता है, और अगर किसी कंपनी में आपका 20% या उससे ज्यादा स्टेक है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो ये दोनों भी क्या माने जाएंगे? रिलेटिव माने जाएंगे। जैसे मुकेश अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्री में 20% स्टेक है, तो मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री माने जाएंगे क्या? रिलेटेड पार्टी, ठीक है। तो एक्सेस पेमेंट नहीं कर सकते। होल्डिंग सब्सिडरीज आर ऑल्सो रिलेटेड पार्टी ओनली। होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में अगर जो पेमेंट होगा वो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा होगा तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। अब एक चीज दिमाग में रखना, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस के लिए, ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के लिए। मतलब अगर आप किसी को ज्यादा पे कर रहे हो तो ये सेक्शन अट्रैक्ट होता है। अगर आप किसी को ज्यादा पे नहीं कर रहे हो, बल्कि आप किसी को सस्ते में सामान बेच रहे हो, सपोज मैं कंपनी हूं, आप मेरे डायरेक्टर हो, और मैं आपको 1 लाख रुपए का सामान 60,000 रुपए में बेच रहा हूं, तो यहां पर मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं रिसीट कर रहा हूं, रिसीट। तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। दिस सेक्शन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पेमेंट एंड नॉट फॉर रिसीट, चेक कर लो। तो चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एग्जाम के लिए और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी। 48(3) क्या बोलता है? अगर एक दिन में किसी एक बंदे को 10,000 के ऊपर पेमेंट करते हो तो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से देना पड़ेगा, अदरवाइज पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। यहां पूरा खर्चा डिसअलाउ होता है, ये केयरफुल रहना। अगर आपने 15,000 रुपया किसी को कैश में दे दिया तो एक्सेस नहीं डिसअलाउ होगा, पिछले सेक्शन की तरह पूरा का पूरा 15,000 डिसअलाउ हो जाएगा। अब 4 मोड कौन से है सर? अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक का मतलब क्या होता है? एक चेक होना चाहिए, उसके ऊपर क्रॉस होना चाहिए और उधर लिखा होना चाहिए अकाउंट पे चेक। सिर्फ बेरर चेक चलेगा क्या? बेरर चेक नहीं चलेगा। सिर्फ क्रॉस चेक चलेगा क्या? फिर सिर्फ क्रॉस चेक भी नहीं चलेगा, याद रखना, केयरफुल रहना, बी केयरफुल। बेरर चेक क्रॉस चेक नहीं चलेगा, अकाउंट पे ही चेक चाहिए, लिखा होना चाहिए क्रॉस करके अकाउंट पे ही, तब तक हम उसको अकाउंट पे ही चेक नहीं बोलेंगे। अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। तो गवर्नमेंट ने कुछ प्रिस्क्राइब किया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर 7-8 मोड प्रिस्क्राइब किया है। क्रेडिट कार्ड चलेगा, डेबिट कार्ड चलेगा, नेट बैंकिंग चलेगा, आईएमपीएस चलेगा, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम, ये सब चीज चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब किसी रोड ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो तो 35,000 रुपए तक भी पेमेंट करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर एक साल में आपने आउटस्टैंडिंग बेसिस पर 80,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग का एंट्री मारा और डिडक्शन ले लिया, और अगले साल आपने 80,000 रुपया कैश में पे कर दिया, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, अगले साल इनकम में ऐड कर देने का, और कुछ नहीं, ठीक है। तो पहले साल आपने आउटस्टैंडिंग बेसिस पर डिडक्शन क्लेम कर लिया, अगले साल आपने उसको पीएनएल में, अगले साल उसमें आपने उसको कैश में पे कर दिया, गलत किया। आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीएस से पे करना चाहिए था, सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से। आपने 4 मोड से छोड़कर किसी और तरीके से पे कर दिया, तो अगले साल की इनकम में उसको ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, याद करना, फिक्स्ड एसेट खरीदते समय भी आपको ये 4 मोड याद रखना है, और 35AD का डिडक्शन लेते समय भी आपको ये 4 मोड याद रखना है, क्योंकि वो दोनों जगह पर भी ये 4 मोड आए थे, ठीक है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अब कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट किए गवर्नमेंट ने, जहां पर अगर आप
कैश में पेमेंट करोगे तो चलेगा, जितना भी पेमेंट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एक्सेप्शन बनाया गवर्नमेंट ने रूल 6DD के अंदर। एक्सेप्शन में कौन आता है? सबसे पहले आरबीआई को पेमेंट करो चलेगा, एलआईसी को पेमेंट करो चलेगा, बैंक को पेमेंट करो चलेगा, गवर्नमेंट को पेमेंट करो चलेगा। बुक एंट्रीज से पेमेंट करोगे तो चलेगा। बुक एंट्रीज का मतलब क्या है? मुझे आपको 25,000 देना है, आपको मुझे 15,000 देना है, तो हम लोग ने बुक्स में एंट्री में एडजस्ट कर दिया 15,000 रुपए। तो मैं तेरे को 25 दूंगा, फिर तू मेरे को 15 देगा, इससे अच्छा हम लोग बुक में एडजस्ट कर लेते हैं, तो वो चलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई पोल्ट्री प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई डेयरी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई फिश प्रोडक्ट खरीद रहे हो, कोई लाइफ स्टॉक खरीद रहे हो, किससे? ये सब बनाने वाले से, ये सब के प्रोड्यूसर से। बिग बाजार से जाकर नहीं खरीद रहे हो, सुपरमार्केट से जाकर नहीं खरीद रहे हो। सुपरमार्केट से खरीद रहे हो तो ऑनलाइन देना पड़ेगा, 10,000 के ऊपर पेमेंट कर रहे हो। लेकिन अगर इनके प्रोड्यूसर से खरीद रहे हो, जो इनको उगाता है, जो उनको इनको बढ़ाता है, इनको पालता है, पोसता है, इनको इनको फसल लगाता है, उनसे खरीद रहे हो तो आप कैश में खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रिटायरमेंट बेनिफिट का पेमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बोला है 50,000 रुपए तक पेमेंट करोगे तो चलेगा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। पीएफ का पेमेंट कर रहे हो, वीआरएस का पेमेंट कर रहे हो, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन का पेमेंट कर रहे हो, ग्रेजुइटी का पेमेंट कर रहे हो, तो उसमें गवर्नमेंट ने खुली छूट तो नहीं दी है, 50,000 रुपए तक कैश में पेमेंट करोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक एम्प्लॉई है आपका जिसको आप आउटस्टेशन, एक एम्प्लॉई है जिसको आप आउटस्टेशन भेज रहे हो, क्या करने के लिए? काम के लिए भेज रहे हो, 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए भेज रहे हो, या शिप पे भेज रहे हो, 15 दिन या उससे ज्यादा के लिए भेज रहे हो, और उसका टीडीएस भी काट ले रहे हो बराबर से सेक्शन 192 में, तो उसको कैश में पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आउटस्टेशन एम्प्लॉय 15 दिन या उससे ज्यादा जाता है और उसका टीडीएस आप काट ले रहे हो तो आप उसको कैश में पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसे बंदे को पेमेंट कर रहे हो जिसके पूरे गांव और शहर में बैंक ही नहीं है, तो ऐसे बंदे को आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी कंसाइनमेंट एजेंट को पेमेंट कर रहे हो, कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपका एजेंट है, उसको आप बोल रहे हो यार मेरे बिहाफ पे गुड खरीद के बेच डालना, ठीक है, तो उसको आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑथराइज डीलर जिससे आप मनी एक्सचेंज करने जाते हो, आपके पास रुपीस है, आपको डॉलर चाहिए, आप ऑथराइज डीलर के पास जाते हो, मनी चेंजर के पास, वो आपको डॉलर देता है, आप उनको रुपीस देते हो, तो वो लोग कैश में डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप किसी कॉटेज इंडस्ट्री से कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो। कैसी कॉटेज इंडस्ट्री? बहुत ही गरीब किस्म की कॉटेज इंडस्ट्री है बेचारी, विदाउट द एड ऑफ पावर काम करती है, उनके पास बिजली भी नहीं है, मतलब घर में ही कुछ शायद बनाते होंगे, अपने अपने हाथों से कोई मैन्युफैक्चर करते होंगे, ऐसी किस्म की कॉटेज इंडस्ट्री है, उनसे कुछ परचेस कर रहे हो जो विदाउट द एड ऑफ पावर काम करते हैं, उनसे आप कैश में परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ क्या 48(2) और 48(3) दोनों एक साथ हो सकता है? अट्रैक्ट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आपने अपने रिलेटेड पार्टी को एक्सेस भी पे किया और कैश में भी पे किया, तो दोनों अट्रैक्ट हो सकता है। से आपने अपने रिलेटेड पार्टी को कैश में पे कर दिया 1 लाख रुपीस, जबकि 60,000 ही पे करना चाहिए था, एक्सेस है 40,000, तो अगर दोनों सेक्शन अट्रैक्ट हो जाता है तो पहले 48(2) अप्लाई करो, जो पहले आया वो पहले अप्लाई होगा, जो बाद में आया वो बाद में अप्लाई होगा। तो पहले 48(2) अप्लाई करो और फिर बाद में देखो 48(3) की अमाउंट अगर बच जाती है, तो जैसे यहां पर अगर आपने 1 लाख रुपए अपने रिलेटेड पार्टी को पे कर दिया, 60,000 रुपए फेयर मार्केट वैल्यू है, तो पहले 48(2) अप्लाई करो, 48(2) में 40,000 डिसअलाउ हो जाएगा, अब बच गया 60,000। अब 48(3) में चेक करने का, क्या 60,000 48(3) की लिमिट से ज्यादा है? अगर है तो वो भी डिसअलाउ होगा, अगर वो नहीं है तो वो डिसअलाउ नहीं होगा। तो 48(3) के लिए 60,000 बच रहा है, 60,000 10,000 की लिमिट से ज्यादा है तो वो भी डिसअलाउ कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी डिसअलाउड है। अगर आप ग्रेजुइटी का कोई प्रोविजन करते हो बुक्स में, ग्रेजुइटी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर ग्रेजुइटी डिसअलाउड, लेकिन जब उसको पे कर दोगे, एम्प्लॉय को पे कर दोगे, एम्प्लॉय के खाते में उसको क्रेडिट कर दोगे, तब जाके उसका डिडक्शन आपको मिलने वाला है। प्रोविजन बेसिस पर हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे, पेमेंट बेसिस पर हम आपको डिडक्शन देंगे, ये बोलना चाह रहा है ये प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूट करोगे तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट मत करना, कंट्रीब्यूट करना है तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करो तो डिडक्शन मिलेगा। एम्प्लॉयर अगर यूआरपीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा, वो खर्चा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। यहां जाकर आपके सेक्शन 40 कैपिटल ए के डिसअलावेंसेस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 40 स्मॉल ए के डिसअलावेंस, जिसमें सबसे पहले हम लोग टीडीएस के डिसअलावेंस के बारे में बात करेंगे, जहां 40A1 और 40A1A दोनों सेम ही है, उसमें कुछ बारीक डिफरेंसेस है। बारीक डिफरेंस ये है कि यहां 40A1 में आप नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे हो और 40A1 के अंदर 1A के अंदर आप रेजिडेंट को पे कर रहे हो। और दूसरा डिफरेंस मैंने क्लास में चेंज कराया था, मिस्टेक है कि यहां 30% डिसअलाउ होता है रेजिडेंट के केस में और नॉन रेजिडेंट के केस में 100% डिसअलाउ होता है, बस ये दो फर्क है। अब मैं दोनों सेक्शन को इकट्ठा ही खत्म करूंगा। पहली चीज, अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो और सामने वाले की अगर टीडीएस काटना आपकी लायबिलिटी है, ठीक है, तो अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो टीडीएस काटना है तो देखो, अगर आप चाहते हो कि आपका खर्चा अलाउ हो तो आपको 31 मार्च तक सेम ईयर में डिडक्ट करना जरूरी है, डिडक्ट इन द सेम ईयर, और फिर डिपॉजिट टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। डिडक्ट 31 मार्च तक करना मैंडेटरी है बेटा, 31 मार्च तक डिडक्ट करो। अगर 31 मार्च के बदले 1 अप्रैल हो गया ना, एक दिन भी डिले हो गया ना, तो फिर खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, बी वेरी केयरफुल। फिर कब पे किया वो मायने नहीं रखता है, 31 मार्च तक डिडक्ट करो और पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक करो तो आपको खर्चा अलाउ हो जाएगा। अगर 31 मार्च तक डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट कर लिया और पे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक नहीं किया तो फिर आपका 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। कहां पर? यहां 40A1 के अंदर, ठीक है।
अब क्या सर ये परमानेंट डिसअलावेंस है? नहीं नहीं, ये टेम्पररी डिसअलावेंस है। देखो इसी की वजह से आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 के अंदर डीटीए और डीटीएल क्रिएट होता है, डेफर्ड टैक्स असेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। याद है आपको? जो टेम्पररी डिफरेंस है, टाइमिंग डिफरेंस है, जो समय के साथ टैक्स के अंदर रिवर्स हो जाते हैं, उसे बोला जाता है टाइमिंग डिफरेंस। तो यहां पर अगर सर अगले साल डिडक्ट किया, अगले साल पे किया, तो अगले साल मिल जाएगा, अगले साल आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली रेजिडेंट्स के लिए भी वही कानून है कि आपको 31 मार्च तक डिडक्ट करना है, डंके की चोट पे डिडक्ट करना है। एक दिन भी डिले हो गया तो आपका खर्चा करंट ईयर में डिसअलाउ हो जाएगा। 31 मार्च तक डिडक्ट करो, ड्यू डेट तक पे कर दो। 31 मार्च तक डिडक्ट नहीं किया, खर्चा 30% डिसअलाउ होगा रेजिडेंट के केस में। 31 मार्च तक डिडक्ट किया सर, लेकिन ड्यू डेट तक पे नहीं किया सर, दूसरी गलती हो गई, तो भी खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा 30%। अगले साल आपको 30% का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ अब इन दोनों सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन लाया। सुनो, मैं पेयर हूं, आप पेई हो, मैंने टीडीएस नहीं काटा, मैंने टीडीएस नहीं भरा, मेरे से गलती हो गई, मैंने काटा भी नहीं, भरा भी नहीं, लेकिन आपने आपने मैंने गलती किया, प्रायश्चित आप कर रहे हो, पाप आप धो रहे हो मेरे। कैसे? मैंने ऐसे ही समझाया था आपको क्लास में, मैंने टीडीएस काटना भूल गया, मैं टीडीएस काटना भरना भूल गया, तो गवर्नमेंट मुझे असेसिन डिफॉल्ट बना देगी, बहुत गंदी नजर से देखेगी। याद आता है आपको? असेसिन डिफॉल्ट मतलब बहुत बड़ी नजर से देखेगी, मतलब अभी आपके ऊपर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हम डालेंगे, बहुत बुरी तरीके से आपकी बैंड बजाएंगे हम। लेकिन चिंता मत करो, अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो, आप टीडीएस नहीं भरते हो, लेकिन सामने वाला इनकम में उसको इंक्लूड कर लेता है, उस पर टैक्स भर देता है और आईटीआर भर देता है, तो ये माना जाएगा कि आपने ही काटा है, आपने ही भरा है ऑन द डेट ऑन विच द सामने वाला फाइल्स दी आईटीआर। जब फाइल सामने वाले ने आईटीआर भरा है तब माना जाएगा कि आपने ही उसको काटा है, आपने ही भरा है। ऐसे केस में आपको करंट ईयर में तो खर्चा डिसअलाउ कर देगी सरकार, लेकिन अगले साल उसका डिडक्शन आपको दे देगी। डोंट वरी, आपको असेसिन डिफॉल्ट भी नहीं बोलेगी और आपको एक नॉमिनल इंटरेस्ट लगा देगी 1% पर मंथ पार्ट देयर ऑफ का, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगी। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, मैंने काटना भूल गया, मैंने भरना भूल गया, लेकिन आपने इनकम में इंक्लूड कर दिया, आपने टैक्स भर दिया। तीन चीज आपको करना है, इनकम में इंक्लूड करना है, टैक्स भरना है और आईटीआर भरना है। ये तीन चीज करते हो तो ये डीम किया जाएगा कि मैंने ही काटा है, मैंने ही भरा है। कब कब कब? मैंने तो काटा नहीं है, मैंने तो भरा नहीं है, लेकिन कैसे क्यों डीम किया जा रहा है? ये कानून बना दिया गवर्नमेंट ने, ये डीम किया जा रहा है कि मैंने ही काटा है, मैंने ही भरा है, जब आपने आईटीआर भरा। तो करंट ईयर में खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, अगले साल मुझे उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बी वेरी केयरफुल। अदर डिसअलावेंसेस, और क्या डिसअलावेंसेस है? छोटे छोटे डिसअलावेंस है। इनकम टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा, इनकम टैक्स के साथ साथ उसका जो सरचार्ज है, वो सेस है, वो भी डिसअलाउ हो जाएगा, केयरफुल रहना। ठीक है, साथ में अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ रॉयल्टी देती है, स्टेट गवर्नमेंट को फीस देती है, सर्विस चार्ज देती है, वो सब भी डिसअलाउ हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी किसको दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट को कुछ रॉयल्टी, कुछ टेक्निक फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ दे रही है, तो वो सब कुछ डिसअलाउड है इनकम टैक्स लॉ के अंदर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स भरता है, मैंने आपको एक घर दे दिया, मैंने आपको एक गाड़ी दे दिया, अब उसका टैक्स मैं भर रहा हूं, तो वो टैक्स मेरे हाथ में डिसअलाउड है, इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है। हाँ, आपके हाथ में फिर वो परक्विजिट क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने टैक्स भर दिया है, वो टैक्स मेरे हाथ में डिसअलाउ भी हो गया है। अब आपके हाथ में गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती है, वो आपके हाथ में क्या है? एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर किसी नॉन रेजिडेंट को आप सैलरी वैलरी देते हो तो उसके लिए भी आपको टीडीएस काटना जरूरी है, टीडीएस भरना जरूरी है। अगर टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस नहीं भरा, तो 100% आपका खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। चेक कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड्स वन ऑफ द बिगेस्ट डिसअलावेंस अंडर द पीजीबीपी एंड दैट इज 43B, जो बोलता है कि कुछ डिडक्शंस आपको अलाउ होंगे ऑन एक्चुअल पेमेंट ओनली। अब वो कुछ डिडक्शंस कौन कौन से देख लेते चलो। एक्चुअल पेमेंट पे टैक्स एक्चुअल पेमेंट, ड्यूटी एक्चुअल पेमेंट, सेस एक्चुअल पेमेंट, फी एक्चुअल पेमेंट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्चुअल पेमेंट पे डिडक्शन मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पर नहीं मिलेगा। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया है, आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे कर सकते हो, और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन यू हैव टू पे बाय 15th ऑफ द फॉलोइंग मंथ। अगले महीने की 15 तारीख तक आपको एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन पे करना होगा, वहां पर थोड़ा स्ट्रिक्टर टाइम लिमिट है। बोनस और कमीशन एक्चुअल पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हो, या ये सारे इंडियन बैंक से लोन ले रहे हो, इंडिया के किसी भी बैंक से लोन ले रहे हो, इंक्लूडिंग सर्टेन नोटिफाइड क्लास ऑफ एनबीएफसी। अभी फाइनेंस एक्ट 23 में अमेंडमेंट आया है कि कुछ एनबीएफसी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उनसे भी अगर आप लोन ले रहे हो तो वो भी आपको एक्चुअल पेमेंट पर ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर फॉरेन बैंक से लोन ले रहा हूं तो वो यहां पर नहीं कवर्ड है, चेक कर लेना। ठीक है, फॉरेन बैंक से लोन ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन आप अक्रूवल बेसिस पर ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लीव सैलरी का डिडक्शन भी आपको एक्चुअल पेमेंट पर मिलेगा, और अगर इंडियन रेलवे को कोई किस्म का पेमेंट कर रहे हो तो उसका डिडक्शन भी आपको एक्चुअल पेमेंट पर ही मिलेगा। बी वेरी केयरफुल, ये सारे खर्चे आपको एक्चुअल पेमेंट पर मिलेंगे। यहां पर कुछ फाइनेंस एक्ट 23 का अमेंडमेंट भी आया, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है, ये सारे खर्चे आपको कब मिलेंगे? क्या 31 मार्च तक पे करना है? नहीं 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 नहीं, आप इसको पे कर सकते हो टिल द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक कभी भी भरो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अलाउ हो जाएगा। सर तो ये भी क्या टेम्पररी डिसअलावेंस है कि परमानेंट डिसअलावेंस है? टेम्पररी डिसअलावेंस है। अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पे किया तो अलाउ हो जाएगा, नहीं पे किया तो करंट ईयर में डिसअलाउ। जब भी पे करोगे उस साल में उसका डिडक्शन हम आपको दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके अगले पॉइंट में लिखा है
कि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन यहां पर नहीं कवर्ड है, सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कवर्ड है टू पीएफ एक्सेट्रा। एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन आपको अगले महीने की 15 तारीख तक ही भरना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। नेक्स्ट, अगर आपके बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है और अगर आप उस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को नए लोन में कन्वर्ट कर देते हो या नए डिबेंचर में कन्वर्ट कर देते हो, ना नए बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हो या किसी भी किस्म की सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर देते हो अदर देन इंटरेस्ट, तो क्या वो एक्चुअल पेमेंट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कन्वर्जन ऑफ अ बॉन्ड, डिबेंचर एक्सेट्रा, कन्वर्जन ऑफ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सॉरी इनटू अ लोन और डिबेंचर और बॉन्ड और एनी अदर सिक्योरिटी डज नॉट अमाउंट टू एक्चुअल पेमेंट, और उसको एक्चुअल पेमेंट नहीं मानेंगे। हाँ, कन्वर्ट करने के बाद जब वो नया लोन रीपे होगा तब उसका डिडक्शन हम आपको दे देंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जब रीपे हो जाएगा तब उसका डिडक्शन मिलेगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सामने वाले के खाते में पैसा जाना चाहिए, सिर्फ कन्वर्जन करने पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। सामने वाले के खाते में डालो तब जाके आप उसका डिडक्शन मांग सकते हो, तब तक नहीं मांग सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू दिस अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट क्या है? बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने एमएसएमई एक्ट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस को डाला है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने बोला है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2005, इसके अंदर जो कानून है, इसके अंदर जो माइक्रो एंटरप्राइज है और जो स्मॉल एंटरप्राइज है, उनको अगर आप कुछ उनसे कुछ खरीदते हो तो उसका डिडक्शन आपको पेमेंट बेसिस पर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। मान लो मैं एक एसएससी हूं, मैं एक माइक्रो एंटरप्राइज या स्मॉल एंटरप्राइज से कुछ खरीदता हूं तो उसका डिडक्शन मुझे पेमेंट बेसिस पर मिलेगा, अक्रूवल बेसिस पर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले माइक्रो का मतलब क्या है? अगर आप इंडस्ट्री कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो माइक्रो कब बोले जाओगे? जब प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख रुपए तक है। और अगर आप सर्विस दे रहे हो तो माइक्रो कब बोले जाओगे? जब आपका इक्विपमेंट 10 लाख रुपए तक है। और स्मॉल कब बोले जाओगे? स्मॉल वहां से शुरू होगा जहां से माइक्रो खत्म होता है। अगर आप इंडस्ट्री हो, मतलब बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, सर्विस नहीं दे रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आप कब माइक्रो स्मॉल माने जाओगे? अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख से ज्यादा है बट 5 करोड़ तक है। और अगर आप सर्विस दे रहे हो, आप इंडस्ट्री नहीं हो, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, आप सर्विस इंडस्ट्री हो, ठीक है, तो आप कब माने जाओगे? जब 10 लाख से ज्यादा इक्विपमेंट है और 2 करोड़ रुपए तक का इक्विपमेंट है। सबसे पहले आपको माइक्रो और स्मॉल का ये डेफिनेशन अच्छे से दिमाग में रखना होगा। एक बार ये दिमाग में रख दिया, उसके बाद में आपको ये भी समझना पड़ेगा व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर द एमएसएमई एक्ट। एमएसएमई एक्ट के हिसाब से ड्यू डेट क्या है? तो एमएसएमई एक्ट के हिसाब से ड्यू डेट सुनो क्या है। अगर अग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच में तो मैक्सिमम 45 डेज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर बायर और सेलर के बीच में अग्रीमेंट है और दोनों ने डिसाइड किया कि 30 डेज में पेमेंट होगा तो ड्यू डेट 30 डेज है। और अगर दोनों डिसाइड करते हैं कि पेमेंट 60 डेज में होगा तो फिर मैक्सिमम 45 डेज, तो फिर ड्यू डेट 45 डेज के आगे नहीं जा सकता है। तो अगर दोनों के बीच में अग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच में और उसमें लिखा है तो फिर वो मैक्सिमम 45 डेज तक लिखा। एक्चुअल अगर कम है तो कम ड्यू डेट है। अगर एक्चुअल में लिखा है, बहुत गौर से सुनना, दोनों के बीच में अग्रीमेंट है, बायर और सेलर के बीच में अग्रीमेंट है कि भाई इतने दिन तक पे करूंगा, लिखा है 15 दिन में पे करूंगा तो ड्यू डेट 15 है, लिखा है 30 दिन में पे करूंगा तो ड्यू डेट फिर 30 दिन है, लिखा है 50 दिन में पे करूंगा तो फिर ड्यू डेट 45 डेज है, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। और अगर दोनों के बीच में अग्रीमेंट नहीं है तो मैक्सिमम टाइम मिलेगा आपको परचेज करने के बाद 15 दिन का, तो ये केयरफुल रहना। अब आपको एमएसएमई की ड्यू डेट के हिसाब से पता लगाना है। अगर एमएसएमई की ड्यू डेट के अंदर पे कर दिया तो फिर आपको डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पर मिलेगा, चेक करो करंट ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन एमएसएमई के ड्यू डेट के बाद पे किया तो फिर आपको डिडक्शन पेमेंट बेसिस पर मिलेगा, चेक करो। तो सब कुछ डिपेंड करता है आर यू पेइंग विद इन द एमएसएमई ड्यू डेट। उसके लिए एमएसएमई ड्यू डेट पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने बताया कि पहले एमएसएमई ड्यू डेट पता लगाओ, उसके बाद में आपको पता चलेगा डिडक्शन कब मिलने वाला है। तो पहले पता लगाओ सामने वाला माइक्रो स्मॉल है या नहीं है, उसके बाद पता लगाओ एमएसएमई के हिसाब से ड्यू डेट क्या है, उसके बाद पता लगाओ ड्यू डेट में पे किया कि नहीं पे किया। अगर पे किया तो अक्रूवल बेसिस पर जिस साल का खर्चा है उसी साल में डिडक्शन मिलेगा, नहीं पे किया तो फिर जब पे कर रहे हो उस साल में डिडक्शन मिलेगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इसमें मैंने पूरे एग्जांपल्स आपको क्लास में लिखवाए, जाकर चेक कर लेना, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ पीजीबीपी एंड दैट इज डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम, डीम्ड इनकम, डीम्ड इनकम में यहां पर हमको दो सेक्शन पढ़ने हैं, एक तो 41.1 और एक हमको पढ़ना है 41.4, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी डीम्ड इनकम के सेक्शंस हैं वो हमने पहले कहीं ना कहीं पढ़ लिए थे, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। 41.1 क्या बोलता है कि अगर आप कोई लॉस इनकर करते हो, कोई खर्चा इनकर करते हो जिसका आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया था, पहले डिडक्शन क्लेम कर लिया था कोई खर्चे का, अब वो खर्चा रिकवर हो जाता है या राइट ऑफ कर देते हो, आप पे नहीं करना है उसको, मतलब अभी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, तो फिर वो आपकी बिजनेस इनकम है, ठीक है। और ये बिजनेस इनकम तब भी रहेगी अगर बिजनेस खत्म हो गया उसके बाद राइट ऑफ करते हो तो भी रहेगी, बिजनेस खत्म हो गया उसके बाद रिसीव होता है तब भी टैक्सेबल होगा। और अगर आपका एमैलगमेशन किसी के साथ हो जाता है, मेरा किसी के साथ एमैलगमेशन हो जाता है, तो सक्सेसर के हाथ में भी टैक्सेबल होगा, सिर्फ आपके हाथ में नहीं, सक्सेसर के हाथ में भी टैक्सेबल होगा। ये भी केयरफुल रहना है आपको, ठीक है। अब एक और पॉइंट है यहां पर, रेमिशन और सेसेशन ऑफ अ ट्रेडिंग लायबिलिटी। अगर आपकी बैलेंस शीट में कोई ट्रेडिंग लायबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, वो सामने वाला माफ कर देता है, तो वो भी आपके हाथ में डीम्ड इनकम मानी जाएगी। मिसाल के तौर पर
ट्रेडिंग लायबिलिटी क्या होता है? बैलेंस शीट के अंदर मेरे वर्किंग कैपिटल लोन है, वो एक ट्रेडिंग लायबिलिटी है। अब बैंक ने वो माफ कर दिया, बोला जाओ तू भी क्या याद करेगा, तुझे माफ कर दिया, तो वो मेरी डीम्ड इनकम मानी जाएगी, चेक करो 41(1) के अंदर। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे मेरे एक फिक्स्ड सेट का लोन है, वो ट्रेडिंग लायबिलिटी नहीं है, बैंक ने वो माफ किया, तो वो यहां पर टैक्सेबल नहीं होगा, चेक कर लो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नाउ बैड डेट्स का भी वैसा ही है, अगर पहले बैड डेट्स का डिडक्शन क्लेम किया था, उसके बाद में उसकी रिकवरी कर रहे हो, तो वो भी माना जाएगा बिजनेस इनकम, ठीक है। इसके अलावा 41 में और भी सेक्शंस हैं, बैलेंसिंग चार्ज एक्सेट्रा, जो हमने पहले पढ़ा था, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में भी पहले पढ़ लिया है हमने, जाकर चेक कर लेना, यहां पर जस्ट मैंने उसकी इंटरलिंकिंग कर ली है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, मिसलेनियस इश्यूज की तरफ, कि कौन कौन बुक्स ऑफ अकाउंट, देखो पीजीबीपी है तो बुक्स मेंटेन करना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा, ये सब नौटंकी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो बुक्स मेंटेन करने के लिए कौन कौन लायबल है, ठीक है, उसके बारे में प्रोविजन दिया गया 44AA के अंदर। सबसे पहले सारे असेसीज को गवर्नमेंट ने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस एंड अदर्स। अदर्स या नीचे आ जाएंगे। सबसे पहले स्पेसिफाइड प्रोफेशन में 9-10 प्रोफेशन से वो चेक कर लो। स्पेसिफाइड प्रोफेशन में मेडिकल आता है, लीगल आता है, अकाउंटेंसी आता है, फिल्म आर्टिस्ट आता है, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरल, इंटीरियर डेकोरेटर, कंपनी सेक्रेटरी एंड एनी अदर प्रोफेशन, अगर सीबीडीटी उसको नोटिफाई करना चाहती है। तो ये 9 प्रोफेशन है फिलहाल, 10वां सीबीडीटी किसी को भी इसमें डाल सकती है, सीबीडीटी के पास पावर है, ठीक है। अब ये 9 प्रोफेशन में अगर आप हो तो आप कब बुक्स मेंटेन करोगे? करंट ईयर में 23-24 में। अब अगर इसमें आपको और एक चीज चेक करना है, आप एक एग्जिस्टिंग हो या नए हो। मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट पॉइंट नंबर 3 में आ जाएगा। तो आप एग्जिस्टिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या पुराने हो, ठीक है, या नए प्रोफेशन है या पुराना है। अगर एग्जिस्टिंग है तो आपको पिछले 3 साल का ग्रॉस रिसीट चेक करना पड़ेगा, पिछले तीनों साल का ग्रॉस रिसीट, तीनों साल का, ऑल वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर पिछले तीनों साल का ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख से ज्यादा है तो बुक्स मेंटेन करो, अदरवाइज मेंटेन मत करो। अगर आप नए प्रोफेशन हो, ये पहला साल है, तो आपको करंट ईयर का ग्रॉस रिसीट चेक करना पड़ेगा, वेदर इट इज एक्सीडिंग 1.5 लाख और नॉट। अगर एक्सीड होता है तो बुक्स मेंटेन करो, अदरवाइज मत मेंटेन करो, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दिस। अच्छा, बाकियों के लिए क्या है? बाकियों के लिए पार्ट भी बना दिया है गवर्नमेंट ने। बाकियों में भी 2 कैटेगरी है। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए लिमिट थोड़ी ज्यादा है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ मतलब कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, इन सब के लिए लिमिट थोड़ी कम रखी है। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ्स को थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिट देना अच्छी बात है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का बर्डन डालना अच्छी बात नहीं है। छोटे लोग हैं, उनके ऊपर क्यों इतना बर्डन डालने का बुक्स मेंटेन करने का, इसके लिए उनके लिए लिमिट थोड़ी सी ज्यादा रखी है गवर्नमेंट ने। अब इसमें भी 2 चीज है, आप एग्जिस्टिंग हो या आप न्यू हो। एग्जिस्टिंग हो तो आपको 2 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर दोगे तो आपको बुक्स मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि बीच में और है, एंड नहीं है। अब क्या कंडीशन है? अगर पीजीबीपी पिछले 3 साल में से किसी भी साल में, यहां पर एनी है, यहां पर ऑल था, यहां तीनों साल में 1.5 लाख क्रॉस होना जरूरी था, यहां पर तीनों साल में से किसी भी साल में अगर इंडिविजुअल एचयूएफ हो और प्रॉफिट 2.5 लाख क्रॉस होता है, बुक्स मेंटेन करना जरूरी है। और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए तो प्रॉफिट 1,20,000 क्रॉस होता है तो बुक्स मेंटेन करना जरूरी है। अगर ये कंडीशन से बच जाते हो तो एक और कंडीशन है आपको फंसाने के लिए, टर्नओवर वाला। पिछले 3 साल में से किसी भी साल में अगर टर्नओवर 10 लाख या 25 लाख क्रॉस हो जाता है तो आपको बुक्स मेंटेन करना जरूरी है। तो देखो, या तो ये फुलफिल कर लो या ये फुलफिल कर लो, दोनों में से कोई भी फुलफिल कर लोगे ना, बुक्स मेंटेन करना जरूरी है। वो भी पिछले 3 में से किसी भी साल में फुलफिल कर लोगे ना तो बुक्स मेंटेन करना जरूरी है। या तो प्रॉफिट वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लो या तो टर्नओवर वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लो, और 3 में से किसी एक साल में भी, पिछले 3 में से एक साल में भी फुलफिल कर लिया ना तो बुक्स मेंटेन करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर नया है तो वही सेम चीज आपको करंट ईयर में चेक करनी पड़ेगी, चेक कर लो। अब बुक्स में आपको क्या क्या मेंटेन करना है सर? कैश बुक मेंटेन करना है, जर्नल मेंटेन करना है, लेजर मेंटेन करना है, फोटो कॉपी, कार्बन कॉपी, जेरोक्स मेंटेन करना है सारे बिल का। जिसका 25 रुपए से ज्यादा बिल है, क्या फालतूगिरी, 25-25 रुपए के लिए जेरोक्स मेंटेन करते बैठू। ओरिजिनल बिल मेंटेन करना है जिसका 50 रुपए से ज्यादा बिल है। और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए थोड़ा सा डेली रजिस्टर मेंटेन करना है, मेडिकल इन्वेंट्री रजिस्टर हैज टू बी मेंटेन। ये सारी चीजें मेंटेन करना है, ये डॉक्टर वाले लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बुक्स मेंटेन नहीं किया तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी? पेनाल्टी लगाएगी तुम्हारे ऊपर। कितनी पेनाल्टी लगाएगी? असेसिंग ऑफिसर, कमिश्नर आपके ऊपर पेनाल्टी लगाएगा 25,000 रुपए तक की। चेक कर लो प्लीज। So let's go ahead with the next section, that is 44AB। किसको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है? अब केयरफुल रहना, अगर आप बिजनेस करते हो और अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। लेकिन अब कुछ बिजनेसेस को गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है, बोला है कि जाओ तुम भी क्या याद करोगे, 10 करोड़ तक अगर आपका टर्नओवर है तो भी ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है। लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा आपका कैश रिसीट 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एज कंपेयर टू कैश रिसीट डिवाइड बाय टोटल रिसीट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ टोटल रिसीट, ठीक है। और आपका कैश पेमेंट कंपेयर विद टोटल पेमेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो यहां पर आपको क्या कंपेयर करना है? कैश रिसीट को टोटल रिसीट से कंपेयर करना है, फिर कैश पेमेंट को टोटल पेमेंट से कंपेयर करना है। दोनों कंपेयर करो, दोनों 5% से कम होना चाहिए, तब जाकर आपको यहां पर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको यहां पर बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं तो आपके लिए टर्नओवर का लिमिट 1 करोड़ ही है, ठीक है। अब कैश में क्या क्या आ जाएगा?
देखो यहां पर मैंने इसलिए आपको लिखवाया था, याद करो, कैश इज इक्वल टू, कैश में हार्ड कैश आ जाएगा और कैश में आपका बैरर चेक भी कैश ही माना जाएगा यहां पर, और आपका नॉर्मल क्रॉस चेक भी कैश ही माना जाएगा। अगर आपको कैश नहीं मानना है, ऑनलाइन मानना है, तो आपको अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, वो सब देना पड़ेगा, बैरर चेक से काम नहीं चलेगा। तो देखो आपको क्या करना है, पहले आपको आपका बिजनेस का टर्नओवर देखना है। 1 करोड़ से कम है तो ऑडिट करवाना ही नहीं है, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपको ये 5% वाला चेक करना है। अगर ये लिमिट में आते हो तो फिर ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है 10 करोड़ तक, लेकिन अगर इस लिमिट में नहीं आते हो तो फिर ऑडिट करवाना पड़ेगा। 10 करोड़ के ऊपर वालों को भी ये सब नहीं चेक करना है, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है उसको भी नहीं चेक करना है। तो ये चीज को चेक करना है, जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से कम है, उन लोगों को ये टर्नओवर का लिमिट चेक करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफेशन वालों के लिए ऑडिट क्या करवाना है, अगर उनका ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर 50 लाख क्रॉस होता है तो उनके लिए ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। ये तीसरा वाला पॉइंट अगले सेक्शन के अंदर कवर हो जाएगा, डोंट वरी। सर ऑडिट करवाने का डेट क्या है सर, जो भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उससे 1 महीने पहले। अब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या होता है, 31 अक्टूबर होता है, तो 31 अक्टूबर है तो 30 सितंबर तक ऑडिट करवाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए नवंबर है तो नवंबर वालों को 31 अक्टूबर तक करवाना पड़ेगा। जो भी आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उससे 1 महीने पहले आपको ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सर नहीं करवाया तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी, पेनल्टी लगाएगी। और क्या पेनल्टी कितनी लगाएगी सर, 0.5% ऑफ द टर्नओवर और 1,50,000। याद रखना विच एवर इज लोअर है, हायर नहीं है, विच एवर इज लोअर की आपको पेनल्टी लग जाएगी, चेक कर लो यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, मार्क कर लो इसको, 4480। इसमें अमेंडमेंट भी आया है, बिना अमेंडमेंट के भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये 4480 प्रेजम्पटिव इनकम का सेक्शन है बिजनेस वालों के लिए, जो सेक्शन 28 से लेकर 43C तक सबको ओवरराइड कर देता है, ठीक है। अब ये किसके लिए एलिजिबल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए एलिजिबल है, एचयूएफ के लिए एलिजिबल है, रेजिडेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म भी रेजिडेंट होना चाहिए। एलएलपी के लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो ये सेक्शन सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट, इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फॉर्म, दैट्स इट। बिजनेस कौन सा कवर्ड है, कोई भी बिजनेस कवर्ड है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो वो यहां पर कवर्ड है। 44A वाला बिजनेस यहां पर नहीं कवर्ड है, ट्रक वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी आगे अलग से प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन उसके लिए है। तो यहां पर आपको सिर्फ नॉर्मल बिजनेस कवर्ड है, 44A वाला बिजनेस यहां पर नहीं कवर्ड है। 2 करोड़ तक का टर्नओवर आपका होगा तो आप इस सेक्शन में आ सकते हो। अब यहां पर एक अमेंडमेंट आया है, कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट ने बोला यहां पर 3 करोड़ तक का टर्नओवर होगा तो भी चलेगा। सर अब वो खुश नसीब लोग कौन है जिनका 3 करोड़, किसके लिए, जिनका, अब केयरफुल रहना, जिनका कैश रिसीट, जिसका कैश रिसीट इज लेस देन इक्वल टू 5% ऑफ टर्नओवर, ठीक है, तो वो यहां पर 3 करोड़ रुपए तक का प्रिजम्पटिव इनकम भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, अपना कैश रिसीट कंपेयर करना पड़ेगा टर्नओवर से। अब केयरफुल रहना, एक गलती मत करना एज ए स्टूडेंट, यहां पर है ना आपको कैश रिसीट को टर्नओवर से कंपेयर करना है, और यहां 44AB में जो हमने पढ़ा था ना, यहां पर आपको कैश रिसीट आपके टोटल रिसीट से कंपेयर करना है। यहां 44AB के अंदर आपको टर्नओवर से कंपेयर नहीं करना है, तो ये केयरफुल रहना, यहां पर इंस्टीट्यूट खेल सकती है आपके साथ, ठीक है। तो देयरफॉर सबसे पहले आप कैश रिसीट ले लो। यहां पर भी कैश का मतलब वही है, बैरर चेक भी कैश माना जाता है, क्रॉस चेक भी कैश माना जाता है। अकाउंट पे ही चेक चाहिए अगर ऑनलाइन मानना है तो, अकाउंट पे ड्राफ्ट चाहिए अगर ऑनलाइन मानना है तो, यूपीआई मानना पड़ेगा, एनईएफटी, आरटीजीएस अगर ऑनलाइन चाहिए तो ये सब करो, ठीक है। अदरवाइज वो कैश ही माना जाएगा। अब वापस से आता हूं मैं मुद्दे पे, तो पहले आप कैश रिसीट लो, डिनोमिनेटर में टर्नओवर लेना है, यहां डिनोमिनेटर में टर्नओवर लेना है, वहां डिनोमिनेटर में टोटल रिसीट लेना है, बी वेरी केयरफुल। और चेक करो क्या 5% के लिमिट में आता है, अगर आता है तो 3 करोड़ तक वाले लोग भी ये सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो फिर आपके लिए लिमिट कितनी है, 2 करोड़ है। तो 2 करोड़ 3 करोड़ सबके लिए नहीं हो गई है, 2 करोड़ से लिमिट 3 करोड़ सिर्फ उन्हीं लोग के लिए हुई है जिनकी कैश रिसीट इज अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर, ओके। एक बार वो आ गया, उसके बाद आप अपनी डीम्ड इनकम निकालिए। अब डीम्ड इनकम के अंदर भी 2% है, कुछ लोगों के लिए 6%, कुछ लोगों के लिए 8%। अब किसके लिए 6%, किसके लिए 8%, अगर आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पैसा मंगवा लेते हो और 4 मोड से मंगवाते हो, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक पैसा मंगवा लेते हो कंडीशन 1, और 4 मोड में मंगवाते हो तो 6% ऑफ टर्नओवर, और अगर नहीं मंगवाते हो, ये 2 कंडीशन नहीं फुलफिल करते हो तो 8% ऑफ द टर्नओवर आपकी डीम्ड इनकम हो जाएगी, चेक कर लो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप इट इज क्लियर, करेक्ट। नाउ ये डिडक्शन कुछ, ये सेक्शन कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, किसके लिए सर, जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस क्लेम करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 10AA क्लेम करता है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। कुछ प्रॉफिट लिंक डिडक्शंस मतलब कुछ बहुत बड़े एसएससीज होते हैं वो लोग, उनके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। उसके अलावा अगर आप प्रोफेशन करते हो तो आपके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, अगर आप एजेंसी बिजनेस चलाते हो आपके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, और अगर आप कमीशन या ब्रोकरेज का बिजनेस करते हो तो आपके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल है सर, क्योंकि इन लोगों का मार्जिन सिर्फ 6% और 8% नहीं होता, इससे काफी ज्यादा होता है। तो इतना ज्यादा मार्जिन वालों के लिए हम ये बेनिफिट क्यों दें अननेसेसरीली, ये बेनिफिट हम आप लोगों को नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, बी वेरी केयरफुल, ओके। नाउ सर पीजीबीपी के डिडक्शंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पीजीबीपी के कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, नो डिडक्शन ऑफ पीजीबीपी शैल बी अलाउड, ओके, नथिंग। सर पीजीबीपी के डिसअलावेंस, कोई पीजीबीपी का डिसअलावेंस भी नहीं करना है आपको, कोई पीजीबीपी का डिसअलावेंस करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। पीजीबीपी के कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेंगे, पीजीबीपी के कोई डिसअलावेंसेस भी यहां पर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर WDV ऑफ असेट कैसे निकालने का, वो वैसे ही निकालते रहो जैसे हमेशा निकालते आए, ठीक है।
सर चैप्टर 6 से के डिडक्शंस मिलेंगे, हाँ चैप्टर 6 से के डिडक्शंस मिलेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 80C 80D वो सब जो लेते हो वो लेते रहो आप, ठीक है, वो आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। और सर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 28 से लेकर 43 के बीच में जो भी है वो कुछ नहीं मिलने वाला है, माफ करो, ठीक है, वो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, केयरफुल रहना, ठीक है सर। सर रेम्यूनरेशन और पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देता है सर, उसका डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, इस सेक्शन में नहीं मिलेगा, अगले सेक्शन में भी नहीं मिलेगा, इस सेक्शन में भी नहीं मिलेगा, उसके अगले वाले सेक्शन में ये अलाउड है, उसके अगले वाले सेक्शन में 44A में वो अलाउड है। बाकी एडी और एडीए में रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट जो पार्टनर को 40B के हिसाब से देते हो, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, 12% इंटरेस्ट देते हो, वो आपको डिडक्शन इन दो सेक्शन में नहीं मिलेगा, तीसरे वाले में मिल जाएगा, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। सर एडवांस टैक्स कितनी बार भरना है इन लोगों को? इन लोगों को एडवांस टैक्स साल में एक ही बार भरना होता है, जनरली 4 बार भरना होता है, लेकिन इन लोगों को एक ही बार भरना होता है, अगले सेक्शन में भी एक ही बार, लेकिन जो तीसरा सेक्शन है उसमें 4 बार भरना है, चेक करो। ये कुछ डिफरेंशिएशन मैंने आपको क्लास में चार्ट बना के भी लिखवाया था, याद करो। अब इस सेक्शन का सबसे अतरंगी पॉइंट, एक बार इस सेक्शन में आ गए तो अगले 5 साल तक इस सेक्शन में रहना पड़ेगा, और अगले 5 साल के बीच में अगर आपने नाटक किया कि मुझे नहीं रहना है, नहीं रहना है, तीसरे साल में आप बोल रहे हैं मुझे इस सेक्शन में नहीं रहना है, मुझे कम प्रॉफिट दिखाना है, मुझे 8% से कम दिखाना है, 6% से कम दिखाना है, दिखाओ आप, फिर उसके अगले 5 साल तक वापस इस सेक्शन में आने नहीं देंगे। साथ साथ में 5 साल तक आपको बुक्स मेंटेन करना मैंडेटरी, 5 साल तक ऑडिट करवाना मैंडेटरी। तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो जाएंगे? 5 साल के अंदर नाटक किया तो एक बार 44AD फॉलो कर दिया, अगले 5 साल तक फॉलो करना है। अगले 5 साल तक नाटक किया, बीच में नाटक किया, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल में बोला नहीं करना है मुझे, तो ठीक है आप बाहर जाओ। यहां से बाहर जाने के 3 कॉन्सिक्वेंसेस, पहले तो बुक्स मेंटेन करो, ऑडिट करवाओ, और 5 साल तक वापस इस सेक्शन में आना मत, ये लिखा गया यहां पर। मैंने आपको 9 साल का चार्ट बनाकर ये एक्सप्लेन किया था क्लास के अंदर, चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगले सेक्शन की तरफ आते हैं, 44AD। 44AD किसके लिए? सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए। कौन से वाले? वो जो पढ़े थे ना आज थोड़ी देर पहले, 44AA के अंदर कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशंस थे जिनके लिए बुक्स मेंटेन करने के लिए 1.5 लाख की लिमिट है, तो वो सारे प्रोफेशंस यहां पर कवर्ड है, ठीक है, वो सारे प्रोफेशंस। टर्नओवर कितना होना चाहिए? यहां पर आपका ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा होना नहीं चाहिए। यहां पर भी अमेंडमेंट आया, कुछ लोगों के लिए 75 लाख कर दिया है। वो 75 लाख किसके लिए किया है? जिनका कैश रिसीट इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, द टोटल रिसीट 5% और लेस, ठीक है। कैश रिसीट आपका 5% और लेस है टोटल रिसीट के कंपैरिजन में। जैसे वहां पर 3 करोड़ वाले लोगों के लिए लिमिट था, वैसे यहां पर 75 लाख वालों के लिए भी लिमिट डाल के रखा है। तो 75 लाख किसको मिलेगा? जिसका कैश रिसीट इज अप टू 5% ऑफ द टोटल रिसीट्स, ठीक है, ऑफ द टोटल टर्नओवर और द टोटल ग्रॉस रिसीट। तो यहां पर भी टर्नओवर से ही कंपेयर करना है, टोटल रिसीट से कंपेयर नहीं करना है, ग्रॉस रिसीट से कंपेयर करना है, टोटल रिसीट से कंपेयर नहीं करना है, बी वेरी केयरफुल। अब ये सेक्शन किसके लिए एप्लीकेबल है? ये सेक्शन सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म, ये सेक्शन एलएलपी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, एचयूएफ के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। सर इस सेक्शन में भी 5 साल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां पर ऐसा कोई 5 साल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको जिस साल में फॉलो करना है फॉलो करो, जिस साल में फॉलो नहीं करना है मत करो, आपकी मर्जी। यहां पर एडवांस टैक्स 4 साल नहीं, 4 बार नहीं भरना है, एक ही बार भरना है 15 मार्च, ठीक है। सर अगर मेरा प्रॉफिट कम है तो मैं कम दिखा सकता हूं, डेफिनेटली आप दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रेस्ट ऑल प्रोविजंस आर सेम। रेस्ट ऑल प्रोविजंस आर सेम का मतलब ये होता है कि कोई भी पीजीपीपी का डिडक्शन नहीं मिलेंगे, कोई भी पीजीपीपी का डिसअलाउंस नहीं होगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अगर है तो वो आप सेट ऑफ कर सकते हो, चैप्टर 6 से का डिडक्शन है तो वो आप सेट ऑफ कर सकते हो, और साथ साथ में रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट पार्टनर्स को दोगे तो वो आपको उसका डिसअलाउंस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते टुवर्ड्स द लास्ट सेक्शन ओवर हियर। 44A ये ट्रक वालों के लिए, ये सबके लिए अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल टू ऑल एसएससी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, सबके लिए अवेलेबल है। ओन्ड बाय एन एसएससी, ऑल रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सबके लिए अवेलेबल है। बस यहां पर एक ही कंडीशन है कि आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आपके पास 10 ट्रक होना चाहिए, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है। और उसके बाद आपको सारे ट्रक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, हैवी, लाइट। सर हैवी मतलब जिस ट्रक का ग्रॉस व्हीकल 12,000 किलो से ज्यादा है वो हैवी है, और जिसका वेट जिस ट्रक का वेट 12,000 किलो तक है तो वो लाइट है। अब लाइट व्हीकल के लिए सिंगल डीम्ड इनकम है 7,500 हर महीने के लिए, पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी 7,500 होगा। एक महीना एक दिन 7,500 इंटू 2, दैट्स इट। 2 महीना 3 दिन 7,500 इंटू 3, दैट्स इट। तो पार्ट ऑफ द मंथ के लिए भी पूरा 7,500 है। कितने महीने के लिए? जितने महीने तक आप ओनर हो, बस। और हैवी व्हीकल के लिए हर एक टन पे 1,000 रुपया, टन मतलब हर 1,000 किलो पे 1,000 रुपए। तो 15,000 किलो का अगर व्हीकल है तो 15,000 रुपए फॉर एवरी मंथ, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ द व्हीकल इज ओन्ड बाय द एसएससी। इस तरीके से हैवी व्हीकल का आप कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। यहां पर आपको कुछ स्पेशल चीज है जो आपको पिछले 2 सेक्शन में अलग थी। सबसे पहले रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको यहां पर मिलता है, जो पिछले 2 सेक्शन में नहीं मिलता है, ये केयरफुल रहना। एडवांस टैक्स यहां पर 4 बार भरना है, पिछले 2 सेक्शन में एक ही बार भरना था, केयरफुल रहना। यहां पर भी 5 साल का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लोअर प्रॉफिट दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, चेक कर लो एक बार जल्दी से। Now, one last thing in this chapter, that's it. That will complete our revision of PGBP comprehensively, each and every point. Okay. Now,
40B जो आपका रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट, ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्लीकेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन एग्जाम के लिए, बी वेरी केयरफुल, इसको बहुत अच्छे से करके जाना, बी वेरी केयरफुल। ओके, 40B बात करता है रेम्यूनरेशन, बोनस, इंटरेस्ट टू पार्टनर्स। अगर आप रेम्यूनरेशन बोनस देते हो तो इस कॉलम में आना, इंटरेस्ट देते हो तो इस कॉलम में। सबसे पहले रेम्यूनरेशन अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को देगा तो डिडक्शन मिलेगा, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। वर्किंग पार्टनर को दोगे रेम्यूनरेशन तो मिलेगा, स्लीपिंग पार्टनर को दोगे तो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट आप किसी भी पार्टनर को दे सकते हो। सेकंड कंडीशन, रेम्यूनरेशन आपको सिर्फ इंसानों को देना है, इंटरेस्ट आप इंसान और अदर देन इंसान सबको दे सकते हो। मतलब अगर कंपनी किसी फर्म में पार्टनर है तो उसको भी इंटरेस्ट दोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। बोथ शुड बी ऑथराइज्ड बाय डीड, दोनों डीड के अंदर ऑथराइज होना चाहिए। रेम्यूनरेशन के लिए या तो अमाउंट लिखना पड़ेगा आपको रेम्यूनरेशन के लिए डीड के अंदर, या तो मैनर लिखना पड़ेगा कि रेम्यूनरेशन आप निकालते कैसे हो। और इंटरेस्ट के लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, जो मैक्सिमम 12% पर एनम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 12% पर एनम का डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। करंट अकाउंट पे भी मिलेगा, कैपिटल अकाउंट पे भी मिलेगा, दोनों अकाउंट पे मिलेगा। दोनों भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये होता है कि अगर डीड आपने आज बनाई तो आप पिछले 6 महीने का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मांग सकते हो, आपको आज से मांगना पड़ेगा। डीड आज बनाई, डीड में क्लॉज आज डाला इंटरेस्ट का, तो आज से मिलेगा। डीड आज बनाई, रेम्यूनरेशन का क्लॉज आज डाला, तो आज से मिलेगा। रेट्रोस्पेक्टिव पीछे से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर्स एक्सेट्रा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एज आई हैव टोल्ड यू, दोनों मिल जाएगा। यहां पर लोन पर भी मिल जाएगा, बट मैक्सिमम कितना है 12%, और एक्चुअल विचएवर इज लोअर। अगर एक्चुअल आपका 15 है तो 12 मिलेगा, एक्चुअल 10% दे रहे हो तो 10% मिलेगा, विचएवर इज लोअर उतना डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नाउ इंटरेस्ट का मैंने आपको बता दिया 12%। अब रेम्यूनरेशन का कितना है? रेम्यूनरेशन डिपेंड करता है बुक प्रॉफिट पे। बुक प्रॉफिट अगर लॉस है या नेगेटिव है तो मैक्सिमम 1.5 लाख, ठीक है। और अगर बुक प्रॉफिट पॉजिटिव है और 3 लाख रुपए तक है, कितने लाख रुपए तक है? 3 लाख रुपए तक, तो 1.5 लाख रुपया और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, ठीक है। तो अगर बुक प्रॉफिट मान लो आपका 5 लाख है तो 3 लाख रुपए तक 90% कितना हो जाएगा? 2,70,000, और बचे हुए 2 लाख पर 60% कितना होगा? 1,20,000। तो 2,70,000 प्लस 1,20,000, 3,90,000 का आपको मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है, ठीक है। और बैलेंस अगर जो उसके ऊपर है उसके ऊपर आपको 60% ऑफ बुक प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ इसमें भी आपको रेम्यूनरेशन को कंपेयर करना है एक्चुअल से, व्हिचएवर इज लोअर उतना ही डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ओके। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब बुक प्रॉफिट कैसे निकालोगे? बुक प्रॉफिट निकालने का बहुत सिंपल स्टेप है, नथिंग बट इट इज पीजीबीपी ओनली। पीजीबीपी इनकम ही बुक प्रॉफिट है। बुक प्रॉफिट मतलब पीजीबीपी, दैट्स इट। पीजीबीपी निकालो, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, पीजीबीपी के सारे इफेक्ट्स दो, और उसके बाद अगर पीएनएल में डेबिटेड है कुछ रेम्यूनरेशन तो उसको ऐड बैक कर दो, क्योंकि वही ढूंढने जा रहे हो, उसको ऐड बैक कर दो तो आपको आपका बुक प्रॉफिट आ जाए। तो बुक प्रॉफिट इज नथिंग बट पीजीबीपी ओनली। नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल, ठीक है। एडलेस 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 सारे 28 टू 44 तक एडलेस 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 कर लिया, उसके बाद रेम्यूनरेशन ऐड बैक कर दो, आपको आ जाएगा। सर बुक प्रॉफिट निकालते समय मैं चैप्टर 6 से का डिडक्शन दूंगा? नहीं दूंगा। क्या पीजीबीपी में आप चैप्टर 6 से का डिडक्शन देते हो? नहीं देते हो। सर बुक प्रॉफिट निकालते समय मैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का इफेक्ट दूंगा? नहीं दूंगा। क्या पीजीबीपी निकालते समय आप ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का इफेक्ट देते हो? नहीं देते हो। वो सेक्शन 70, 71, 72 वहां आता है, ठीक है। वो 5 हेड्स ऑफ इनकम के बाद आता है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। तो बुक प्रॉफिट निकालते समय आप सिर्फ पीजीबीपी के इफेक्ट दोगे और कुछ नहीं दोगे। उसके बाद आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन निकालो, उसके बाद टोटल इनकम निकालो, टैक्स लायबिलिटी निकालो, और फिर टोटल इनकम निकालते समय आप लॉसेस भी माइनस करोगे, चैप्टर 6 से भी माइनस करोगे, ये दोनों चीज माइनस करोगे जब आप फाइनल टोटल इनकम निकाल रहे हो, तब तक आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो रेम्यूनरेशन मैं दे रहा हूं आपको, फर्म पार्टनर को दे रही है, उसका पार्टनर के हाथ में क्या इंपैक्ट है? सुनो देखो, जो रेम्यूनरेशन फर्म पार्टनर को दे रही है, तो जितना फर्म को अलाउ हो रहा है उतना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल, जितना फर्म को डिसअलाउ हो रहा है उतना पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट। मॉरल ऑफ द स्टोरी, या तो यहां पर फायदा मिलेगा या वहां मिलेगा, दोनों जगह पर टैक्स नहीं लगाएंगे और ना ही दोनों जगह माफ करेंगे। तो अगर फर्म उसका डिडक्शन क्लेम कर रही है तो पार्टनर को टैक्स भरने बोलो, फर्म अगर उसको डिसअलाउ कर रही है तो पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। इसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्या होगा सर? शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर के हाथ में हमेशा एग्जेम्प्ट है। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी मिलेगा वो सेक्शन 10(2)(a) के अंदर हमेशा 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 एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इसके अलावा एओपी बीओआई अगर अपने मेंबर को, ये तो पार्टनरशिप फर्म की बात किया ना मैंने, एओपी बीओआई अगर अपने मेंबर को अगर रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देता है वो हमेशा फुल्ली डिसअलाउड, फुल्ली डिसअलाउड, फुल्ली डिसअलाउड, फुल्ली डिसअलाउड। उनके लिए कोई 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। अब उसके बीच में 2 पॉइंट्स है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता देना चाहता हूं। सपोज मैं पार्टनरशिप फर्म हूं और आप एक पार्टनर हो एचयूएफ, एचयूएफ इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है, ठीक है। अब एचयूएफ की तो जबान नहीं होती है, तो वहां पर एक करता है, वो करता है एचयूएफ के बिहाफ पे बात करता है, ठीक है। तो अब अगर वो करता पार्टनरशिप, देखो पार्टनरशिप फर्म है, देखो गौर से सुनना, ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, ये पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर कौन है? पार्टनर एचयूएफ है। अब यहां पर उसका करता है, करता एचयूएफ के बिहाफ पे बात करता है, तो करता क्या माना जाएगा पता है? रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर, रिप्रेजेंट कर रहा है वो। अब अगर कर्ता कुछ लोन देता है, फर्म उसको इंटरेस्ट पे करता है, तो वो थोड़ी 40B में आ सकता है, क्योंकि कर्ता थोड़ी पार्टनर है, कर्ता तो अपने पर्सनल पैसे से दे रहा है, तो देयरफॉर वो आपके 40B में नहीं आएगा। बी वेरी केयरफुल, ये भाषण दिया गया है इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम दिस पॉइंट, अदरवाइज ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो यहां जाकर हमारा पीजीबीपी का कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन खत्म हो जाता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये उम्मीद लगा रहा हूं कि आप इसको मैक्सिमम बात देखो,
देखो 2 घंटे के अंदर आपका 25 घंटे का टॉपिक खत्म हो जाता है। 25 घंटे लगा था क्लास में करने के लिए। अपन ने उसको 1/10 टाइम में खत्म कर दिया। आप लोग उसको 1.25, 1.5 की स्पीड पे देखोगे और कम कर दोगे। 2 घंटे की चीज़ आप 1.5 घंटे में खत्म कर दोगे। इसको जितनी बार देखते रहोगे ना, दिमाग के अंदर आपके प्रोविज़न याद हो जाएगा। और मैंने बहुत बारीकी से एक-एक प्रोविज़न को बोलने की कोशिश की है। बहुत बारीकी से मैंने माइन्यूटली एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है, ऐसा मुझे लगता है। अब मुझे नहीं पता, आप लोग ही बताओ। नीचे कमेंट करके, आप लोगों का कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप लोगों को ये रिवीजन वीडियो कैसा लगा, कोई पॉइंट हमसे मिस हुआ है या नहीं हुआ है, वो बिंदास करो, हम लोग उसके ऊपर रेक्टिफाई करने की जरूर कोशिश करेंगे आगे के लेक्चरों में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय। बहुत मजा आया मुझे आप लोगों को ये चैप्टर रिवाइज करा के। इसी तरीके से मैं आगे के चैप्टर्स भी जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगा। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।